बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। 24/9 में खुश आमदीद। मैं हूँ आपके साथ सीमल हाशमी। अस्सलाम वालेकुम और मैं हूँ अबूजर मौसम। आप सबको वेरी गुड मॉर्निंग। सीमल आपको भी गुड मॉर्निंग। और साथ साथ गुड न्यूज़ जो कि कल पूरे पाकिस्तान ने देखी, पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम जो है वो एक दफ़ा फिर आया, रोशन हुआ। कैसे, वो आपको याद होगा कि कल हॉस्पिटल जो बना 40 डेज में रिकॉर्ड में याद क्या होगा, मुझे एक्चुअली बड़ा प्राउड फील हो रहा था। एक तो हॉस्पिटल बन गया अबूजर और रिकॉर्ड मुद्दत में बना, जिसका इफ्तिताह कल वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान और आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने किया। और उनके साथ साथ फिर एक मैसेज भी वहाँ पर कन्वे किया गया कि आपने ईद सादगी से मनानी है। एंड आई थिंक हर प्लेटफॉर्म को यूज़ करना चाहिए अवेयरनेस फैलाने के लिए। उसके साथ वेंटिलेटर्स बनाने वाला पाकिस्तान अब उस लिस्ट में आ गया है जो वेंटिलेटर्स प्रोड्यूस करते हैं। तो मेरे ख्याल में ये बहुत बड़ी बात है पाकिस्तान के लिए। मेडिकल साइंस में तरक्की हुई और जिस तरह से इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट ने इस पर काम किया है और साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट ने इस पर काम किया है। वेंटिलेटर्स बनाना पहले तो बहुत बड़ी बात है और अब इतनी हमारी कैपेसिटी हो जाएगी कि हम एक्सपोर्ट करने के लिए भी अब तैयार हो रहे हैं। तो पाकिस्तान के अंदर बहुत टैलेंट है, पाकिस्तान के अंदर बहुत पोटेंशियल है। अगर इसको सही समझ में और सही तरीके से मैनेज किया जाए। हम हमेशा से कहते हैं कि पाकिस्तान में टैलेंट की कमी नहीं है, पाकिस्तान में मैनेजमेंट की कमी है। वो अगर हो जाए पूरी तो मेरे ख्याल में कोई भी मसला नहीं हो सकता। बिल्कुल। और साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट की जब आपने बात की, चूँकि हम अब मेडिकल इक्विपमेंट्स में भी जैसे जब से ये पैंडेमिक आया है मास्क प्रोड्यूस किए हमने और इस तरह की बहुत से हंगामी बुनियादों पर इकदाम उठाए, तो मेरे ख्याल से इसका क्रेडिट मिनिस्टर साइंस एंड टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी साहब को भी जाता है कि वो काफ़ी विजिलेंट भी हैं और इस चीज़ को बड़ा अपफ्रंट जाकर टेकअप करते हैं। वो चाहे मेडिकल साइंस की बात हो, वो चाहे कोई भी इशू हो जिसमें साइंस एंड टेक्नोलॉजी की इन्वॉल्वमेंट, चाहे चांद देखने की बात हो, तो वो हमेशा बड़े एक्टिव नजर आते हैं। लेकिन वहीं पर एक मसला जो पाकिस्तान में मुसलसल सर उठा रहा है वो कराची का है। कराची के मसाइल इस कदर बढ़ गए कि उसकी गूंज अब असेंबली में भी सुनाई दे रही है। और आप देखें कि इलेक्ट्रिक की कारकर्दगी से इवन हुकूमत के इत्तेहादी भी मायूस हो गए। बिल्कुल। और आप ये देखें कि जिस तरह से कराची के आवाम के साथ इस वक्त किया जा रहा है कि इलेक्ट्रिक के इंतहाई मिसमैनेजमेंट है कि बात अब इतनी ख़राब हो चुकी है। 10 से 12 घंटे पूरे कराची में बिजली जा रही है और सरापा एहतजाज है। आज जमात इस्लामी जो है वो कराची के मुख्तलिफ मकामात में धरना देगी और ये धरना इसलिए दिया जा रहा है कि आखिर ऐसा क्यों किया जा रहा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की भी जो रहनुमा है वो भी देंगे जल्द से, और साथ MQM भी है वो भी इसमें शामिल हो रही है। तो मतलब ऑब्वियसली के इलेक्ट्रिक के लिए कुछ करना चाहिए। कि इलेक्ट्रिक का अगर मसला सिमल वो कहते हैं कि अगर सिर्फ एक कंपनी है ना, अगर इससे 2 से 3 कंपनीज बना दी जाए तो शायद कुछ बेहतरी आ जाए। बिल्कुल। और फिर वो जो एक कंपनी की अजारादारी है जिसके बारे में तमाम कराची वाले बात करते हैं और फिर पूरे पाकिस्तान में उसकी गूंज भी सुनाई देती है, मेरे ख्याल से वो अजारादारी भी कम करने की जरूरत है। बट द पॉइंट इज ये सिंध हुकूमत का मसला नहीं है, ये फेडरल गवर्नमेंट का टेकअप करने वाला मामला है। एंड आई रियली होप कि जब इसको नेशनल असेंबली में इसके ऊपर आवाज़ बुलंद की जा रही है, इवन प्रोटेस्ट किया जा रहा है, आपकी अपनी पार्टी के लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो फिर तहरीक इंसाफ को इस मसले के बारे में सोचना होगा। इस गर्मी के अंदर आप इमेजिन कर सकते हैं 12 से 15 घंटे बिजली नहीं आ रही है। जरा सी बारिश होती है कि इलेक्ट्रिक वाले खुद बिजली गायब कर देते हैं और बंद कर देते हैं और कहते क्या है आपकी हिफाजत के लिए किया है। करंट लगने के जो जाने जो चली गई, 15 कीमती जाने चले गए, करंट लगा, तारें गिर गई। अच्छा, इसमें एक मामला ये है कि सिर्फ फेडरल नहीं, इसके ऑब्वियसली कंपनी है जिसमें के इलेक्ट्रिक है, फिर मैनेजमेंट है, वो सूबाई सतह पर की जानी चाहिए। तो बेसिकली जो यहाँ पर प्रॉब्लम आ रहा है वो फेडरल सूबाई हुकूमत का जो कि पीपल्स पार्टी की है, फेडरल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की है और साथ के इलेक्ट्रिक की मैनेजमेंट, ये तीनों की आपस में कोऑर्डिनेशन इस वक्त चाहिए। और इसमें चूंकि कोऑर्डिनेशन नहीं है, इत्तेफाक नहीं है, मिलकर बैठना नहीं चाहते, इसलिए तमाम मामला मजीद खराब हो रहा है, मजीद खराब होता जा रहा है। और जो करंट लगने के वाकयात की आपने बात की अबूजर, ये कोई नई बात नहीं थी, ये लास्ट ईयर भी हुआ था। और आपको याद होगा लास्ट ईयर भी कीमती जाने जो हैं वो गई थी। मुझे वो वीडियो अभी भी याद है जो 2-3 दोस्त बाइक पर जा रहे थे जब करंट तार गिरी और उनको करंट लग गया। कि कब तक कराची वाले बर्दाश्त करते रहेंगे, इस पर भी आज हम बात करेंगे कि इसका कोई मसला जो है वो हल तलब है, हल तरफ जा रहा है या नहीं जा रहा, इस पर भी हम जिक्र करेंगे। लेकिन फिलहाल हमें टॉप स्टोरीज की तरफ जाना है। वज़ीर आज़म इमरान खान की आवाम से ईद सादगी से मनाने की अपील। कहते हैं पाकिस्तान उन मुल्कों में शामिल है जहां कोरोना कम फैला, हमने लापरवाही की तो कोरोना फैलने का खदशा है, अस्पतालों पर दबाव बढ़ेगा। कहा गया हमें ये कि पीपल्स पार्टी को हुकूमत दे दो तो 6 महीने के अंदर हम लोड शेडिंग खत्म कर देंगे, क्योंकि जाहिर है 2 साल में आने से पहले तो कराची में आज तक लोड शेडिंग हुई कभी नहीं थी। कराची में लोड शेडिंग पर हुकूमत और अपोजिशन की एक दूसरे पर इल्जाम तराशियां। क्या कराची में पहली बार लोड शेडिंग हो रही है? पीपल्स पार्टी और नून लीग ने के इलेक्ट्रिक के खिलाफ एक्शन क्यों न लिया? असद उमर का अपोजिशन पर वार।
तहरीक इंसाफ का के इलेक्ट्रिक के खिलाफ धरना, MQM वफ्द में भी शिरकत। कबर नवीद जमील कहते हैं JIT की तरह से के इलेक्ट्रिक का मुआहदा सामने लाया जाए। फिरदौस शमीम नकवी बोले उमर अयूब मसले के हल के लिए फौरी कराची आए। जमात इस्लामी भी मैदान में आ गई। कराची के 100 मकामात पर एहतजाजी मुजाहरों का ऐलान। कराची में भी मवेशी मंडियां सज गई। मवेशी मंडी में कोरोना वायरस और मानसून बारिशों के हवाले से इंतजाम कैसे हैं, करेंगे इस पर भी बात आज। कोरोना के बायस नामवर स्टेज अदाकारा फाकाकशी का शिकार, जिंदगी की तमाम रंगीनियां देखने वाले आज कैसे जिंदगी गुजार रही हैं, हम बताएंगे आपको। कबूतर परवरी शौक के साथ साथ मुनाफा बख्श कारोबार भी बनने लगा है। पाकिस्तानी नायाब नस्ल के कबूतर खलीजी ममालिक और यूरोप में भी बरामद होने लगे। गुज़िश्ता 22 साल से कबूतरों के शौकीन लाहौर के रहायशी महकम खोखर से मिलवाएंगे आपको। शायर, अफसाना निगार और कॉलम निगार अहमद नदीम कासमी कौम से बिछड़े 14 बरस हो गए। कई दहाइयों तक कलम की नोक से अपने फन की धाक बिठाए रखी। जी, टॉप स्टोरीज आपने जानी और बाकायदा आगाज आज के प्रोग्राम का के इलेक्ट्रिक से करेंगे हम, जहां पर गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला इस कदर बढ़ गया है कि आवाम बेचारे परेशान हाल हैं। नेपरा की जानिब से आज अवामी समात होगी कि इलेक्ट्रिक की जानिब से फर्नेस ऑयल गैस की फराहमी को बहाना बनाकर 1 महीने से कराची में मुसलसल एलानिया और गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। बिल्कुल, और इसके साथ साथ अब ये मामला हाई कोर्ट में भी चला जा चुका है। सिंध हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी गई है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। 10 से 12 घंटे की लोड शेडिंग है। दरख्वास्त फौरी समात की सदा के लिए भी मंजूर कर ली गई है, तो ऑब्वियसली इस पर फौरी समात ही होनी चाहिए। और अब ये जब होगी तो लोगों को सुना जाएगा, जहाँ पर एक अवामी कचहरी लगेगी। इसके साथ साथ हाई कोर्ट में भी ये मामला आएगा। कल जो है नेशनल असम्बली में इस पर खूब बात हुई। असद उमर ने कहा कि आखिर जो गुज़िश्ता दौर की हुकूमतें थी उनको नज़र नहीं आता था कि कराची को कितनी बिजली चाहिए। अब फौरी तौर पर तो बिजली इतनी दी नहीं जा सकती, लेकिन इसकी मैनेजमेंट जो है वो हम करने की कोशिश कर रहे हैं। तो वहीं पर वहाँ जो सूरत हाल है ऑब्वियसली सूबाई हुकूमत की, फिर के इलेक्ट्रिक की मैनेजमेंट की, ऑयल का याद होगा आपको कि वो कह रहे थे जी हमें ऑयल नहीं मिल रहा, दूसरी कह रहे हैं जी हमने ऑयल दे दी है, आपसे सप्लाई नहीं हो रहा। तो ये सारा मामला है सिमल, ऑब्वियसली इस पर देखना होगा। चूँकि हम बात कर रहे हैं कि इलेक्ट्रिक की और कल जो सूरत हाल वहाँ पर देखने में आई है, बहाने जितने मर्जी बनाने, चाहे फर्नेस ऑयल की हो या गैस की फराहमी की हो या बिजली की कमी के हवाले से हो, लेकिन बात सिर्फ इतनी है, बात सिर्फ ये है कि आवाम बेचारे कब तक परेशान हाल रहेंगे। कि इलेक्ट्रिक की हम बात कर रहे हैं, लेकिन उसमें अब मसला जो है उसको किस तरह से सॉर्ट आउट करना है ये एक बड़ा सवाल है। और इस पे जब भी बात की जाती है 10 से 12 घंटे बड़े आराम से कह दिया जाता है कि लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है, लेकिन 10 से 12 घंटे जिसने सफ़र करना है उसको पता है कि उसने किस तरह से टाइम गुजारना है। हमारे साथ इस वक्त उसामा कादरी मौजूद हैं MQM से, उनसे हम बात कर लेते हैं और जानते हैं कि ये मसला जो है वो आवाम का कब सॉर्ट आउट हो जाएगा। कराची में लोड शेडिंग का मसला उसामा साहब हर साल और बरसों से चला आ रहा है, हर साल का ये मसला है, आवाम परेशान और बदहाल हैं। वफाकी वजीर अमीनुल हक कहते हैं कि जी के इलेक्ट्रिक माफिया बन चुका है अब तक। कब तक इस माफिया से हम जान छुड़ा लेंगे कि आवाम को थोड़ा रिलीफ मिल जाएगा? ये गर्मी बर्दाश्त नहीं करने देती है लोड शेडिंग। बहुत शुक्रिया आपका कि जो आपने सवाल किया है, इससे ये बिल्कुल अपनी जगह एक सच्चाई पर मबनी एक हकीकत है। न सिर्फ इस वक्त बल्कि गुज़िश्ता साल से जिस वक्त ये KE जो है प्राइवेटाइज़ की गई है, KESC को प्राइवेटाइज़ किया गया है, तो उसके दो बुनियादी नुकात जो है वो मैं आपके सामने रखता हूँ। एक उस वक्त प्राइवेटाइज़ की गई कि जब एक किसी अच्छे ग्रुप को दी गई, और उसके बाद जब पीपल्स पार्टी की हुकूमत आई तो जनाब आसिफ अली जरदारी साहब ने अबराज ग्रुप के साथ मिलकर इसके तमाम मामला तय किए। उसके बाद जो सूरत हाल बनी है उसमें न सिर्फ कराची बल्कि पूरा सिंध मुस्तकिल बुनियादों पर मुतासिर हो रहा है। और उसमें कराची तो अपनी जगह एक अहमियत का हामिल शहर है,
कि जिसकी आवाज़ हर असम्बली में और हर आने वाली गर्मियों में और हर आने वाले ऐसे बारिश के दिनों में MQM अपनी सतह पर असम्बली में भी, असम्बली के बाहर भी और रोडों पर भी इन मामलात को उठाती रही है। लेकिन वाक़तन केई जो है इस वक्त एक ऐसा माफिया बन चुका है कि जिससे न सिर्फ कराची के अवाम बल्कि अंदरून सिंध के शहरों के लोग और गांव देहातों के लोग भी अब उससे मुतासिर होना शुरू हो गए। केई कराची में, हैस्को हैदराबाद में और सेप्को जो है वो सक्खर में, ये तमाम इदारे जो हैं, ये तमाम इदारे इस वक्त इतना बड़ा एक माफिया बन चुके हैं कि जिसके लिए अब MQM ने ये अपना स्टांस ले लिया है कि वो किसी भी हाल अब इस इदारे को जो है या तो दुरुस्तगी की तरफ आएगी, नहीं तो इसके ख़िलाफ़ एक बाज़ाब्ता एक लाएअमल तय करके इनके ख़िलाफ़ भरपूर जद्दोजहद करेगी। और उसमें पूरे कराची की आवाम, उसमें ताजिर नुमाइंदे, उसमें जो है इंडस्ट्रियलिस्ट, क्योंकि इंडस्ट्री भी कराची की बंद हो रही है। एक तरफ कोरोना के मामलात हैं, दूसरी तरफ जो है वो बिजली का बहरान है, तीसरी तरफ बारिश की वजह से लोगों की अमवात है और कई के अफसरान और जो इसकी मैनेजमेंट के लोग हैं इनके ऊपर जूं नहीं रिंगती। अवामी नुमाइंदे चाहे वो हुकूमती सतह के हों या अपोजिशन के हों या इत्तेहादी हों हुकूमत के, वो बारहा मीटिंगें कर चुके हैं और बारहा जो है उनके साथ बैठकर सलाह मशवरे किए हैं कि किस तरह से जो है अपने इन मामलात को तय करेगी। लेकिन वो एक कान से सुनती है और दूसरे कान से निकाल देती है। तो इन सब मामलात के बाद जो है फिर एक ही हल रह जाता है कि आवाम सड़कों पर आए, आवाम के जो हकीकी नुमाइंदे हैं वो रोडों पर हों और वो एहतजाज करें। और इसके लिए हमारी सूबाई असम्बली सिंध के बाहर जो है बाकायदा एक कैंप लगाकर MQM के अराकीन सूबाई असम्बली ने भरपूर एहतजाज किया और इन लोगों को बताया कि अगर उन्होंने अब भी अपना क़िबला दुरुस्त नहीं किया और अपने मामला दुरुस्त नहीं किए तो फिर यकीनन MQM जो है वो आवाम की ख्वाहिशात के मुताबिक अपने फ़ैसला करने की मजाज होगी। उसामा साहब, लेकिन आपने कहा कि और कोई हल नहीं है, इसीलिए एहतजाज करना पड़ता है। आपको लगता है कि धरना ही हल है? और क्या धरने से ये मामला ठीक हो जाते हैं? क्योंकि अब आपने पार्लियामेंट के सामने भी जाना है एहतजाज करने। MQM जो है वो हुकूमती इत्तेहादी भी है और साथ सूबाई हुकूमत में जो सिंध में वहाँ पर भी एक अहम हैसियत रखती है। तो क्या धरना ही हल है? आपको लगता है इससे तमाम मामला ठीक हो जाएंगे? देखिए, बहरहाल कराची MQM जो धरना देने जा रही है और उसके लिए MQM ने 14 जुलाई की तारीख मुकर्रर की है, जिसमें कराची शहर के मुंतखब नुमाइंदे MQM के MPAs जो है वो इस्लामाबाद पहुंच रहे हैं और 14 तारीख को MQM के MNAs, MQM के MPAs, MQM के सेनेटर्स, MQM के कराची के मेयर, डिप्टी मेयर, हैदराबाद का डिप्टी मेयर और मेयर और इसी तरह मीरपुर ख़ास का जो हमारा चेयरमैन हैं वो और कराची के डिस्ट्रिक्ट्स के जो चेयरमैन और वाइस चेयरमैन हैं वो सब इस एहतजाज में शिरकत के लिए यहाँ तशरीफ़ ला रहे हैं। अच्छा, अब इसका असर क्या पड़ेगा? कम से कम हम अपनी आवाम को ये बता सकेंगे कि हम जो है वो पार्लियामेंट के बाहर हम अपना उस एहतजाज को रिकॉर्ड करा रहे हैं और ताकि अरबाब इख्तियार इस पर नोटिस लें, क्योंकि हम बारहा असम्बली में आवाज़ उठा चुके हैं। मैंने उठाई है, अमीनुल हक साहब ने उठाई है और हैदराबाद के जो हमारे MNAs हैं वो भी आवाज़ मुस्तकिल उठा रहे हैं, लेकिन इस पर कोई पेशरफ नहीं हुई। लेकिन अभी एक अच्छी बात ये हुई है कि स्पीकर साहब ने एक रोलिंग दी है कि इसमें जो है एक कई के हवाले से एक बाइख्तियार एक कमेटी बनाई जा रही है कि जो इसके मामलात को देखेगी। मैं ये बोलता हूँ कि कई ने जो एग्रीमेंट, कई का जो 2010 में एग्रीमेंट हुआ है हुकूमत के साथ, तो उसके सारे नुकात जो है वो आवाम के सामने लाए जाएँ कि किस बुनियाद पर कई जो है वो एग्रीमेंट आवाम के सामने लाया जाए कि उसमें क्या क्या शिकायत थी, क्या क्या था, आवाम को पता चले कि कई ने क्या करना था, हुकूमत ने क्या करना था और आवाम को क्या रिलीफ मिलना था। इस वक्त सूरत हाल ये है कि अगर हम ये एहतजाज, लेकिन उसामा साहब आप ये भी तो देखिए ना कि आवाम को रिलीफ देने में अगर नाकाम हुआ है तो फिर इसका सहरा आपकी पार्टी को भी तो जाता है। आपकी पार्टी भी तो बरसरे इक़्तिदार रही, तो फिर उस दौर में के इलेक्ट्रिक को इतना फाल क्यों नहीं बनाया गया? बहरहाल ये हम बदकिस्मती कहें या खुशकिस्मती कहें इसको कि हुकूमत में जो है हमारा एक बहुत बड़ा गुज़िश्ता अदवार में वो एक रोल रहा, लेकिन हम जिनके हलीफ थे
उन्होंने मुसलसल हमारे साथ ज़्यादतियों के मुतवातिर सिलसिले शुरू किए और शायद जिसको उस वक्त की जो हमारी क़यादत थी शायद वो इस अंदाज से उसको ना समझ पाई। चाहे वो 18वीं तरमीम का मसला हो कि उसमें भी बढ़ चढ़ कर हमने काम किया, सिर्फ इस बुनियाद पर कि सूबे बाइख्तियार होंगे, अगर सूबे बाइख्तियार होंगे तो वही चीज़ जो है वो फिर निचली सतह तक मुंतकिल होगी। NFC अवार्ड का मसला, उस पर हम भरपूर जो है अपने सूबे के लिए आवाज़ उठाते रहे, लेकिन हमें बाद में एहसास हुआ कि ये हुकूमत जो है वो सिंध की हुकूमत है, ये अंदरून सिंध की हुकूमत है, ये कराची शहर को उसके जायज़ हक़ देना ही नहीं चाहती। बहुत सारे मामलात ऐसे हैं, मैं सिर्फ केई के मसले को ले लूँ तो केई के मसले को सियासी इशू बनाकर हमारी सिंध हुकूमत ने, अंदरून सिंध की हुकूमत ने उसको पेश किया हुआ है और वो जो है उस ऑन बोर्ड जो है वो उन नुमाइंदों को कि जो चाहे अपोजिशन को, लेकिन अवामी फलाह के मामलात में वो लेना ही नहीं चाहती उन नुमाइंदों को कि जो हकीकी नुमाइंदगी कराची शहर की, हैदराबाद शहर की करते हैं। मिसाल के तौर पर इस वक्त अगर मैं ये कहने में हक बजानिब हूँ कि सिंध में अंदरून सिंध की हुकूमत है, कराची 3 करोड़ की आबादी का शहर है और एक नुमाइंदा ऐसा उसमें ऐसा नहीं है कि जिसे ये कहा जाए कि कराची के हकीकी नुमाइंदों की नुमाइंदगी करने वाला एक नुमाइंदा भी जो है उनकी कैबिनेट में मौजूद हो। तो जनाब ऐसी सूरत हाल में जब ये चीज़ें हों तो ये लावा एक पकड़ा है। केई के हवाले से भी, हुकूमत सिंध के हवाले से भी, हुकूमत सिंध की, अंदरून सिंध की जो हुकूमत है, अंदरून सिंध के वज़ीर आला चैन की बांसुरी बजाते हैं। वो ये कहते हैं कि जी उन्होंने जो है कराची को पेरिस बनाने का आज़म उठा रखा है। बदकिस्मती है कराची शहर के लोगों की कि वो जो है। ठीक है उसामा साहब, आपने वजह फरमाया और सियासत में ज़्यादतियों का आपने जिक्र किया एक दूसरे के साथ, तो ये तो मामला चलता रहता है। इसी से जुड़ी एक और बात है कि 24 न्यूज़ की नशियात भी मुअत्तल कर दी गई और इस तरह से जो अमल किया गया इसके पीछे कौन है ये भी आपको बाखूबी मालूम है। किस तरह से देखते हैं आप इस अमल को? इस वक्त जो है मीडिया जो है वो हमारे लिए बल्कि पूरे पाकिस्तान के लिए और दुनिया में जहाँ जहाँ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया एक इंतहाई अहम सुतून है। अगर इस अहम सुतून को बिल्कुल आज़ादाना इजहार राय का हक़ हासिल होना चाहिए और उसमें चाहे वो तनकीद हो, तनकीद अगर बिराए तामीर है तो यकीनन उसको जो है न सिर्फ जिसके हक़ में हो रही है, जिसकी मुखालफत में हो रही है, उसको जो है उसको अप्रिशिएट करना चाहिए, बल्कि उन तमाम आवाम को भी उसको अप्रिशिएट करना चाहिए कि हक़ाइक़ सामने आए। अगर ये बात अभी सुनने में आई थी कि चैनल 24 जो है उसकी बंदिश पर ये सब चीज़ें हुई हैं, तो मैं समझता हूँ कि ये ज़्यादती का एक अमल है, चाहे वो वफाक की तरफ से हो, चाहे वो किसी इदारे की तरफ से हो। तो ये बंदिश, इजहार राय की बंदिश पर आप कदगन नहीं लगा सकते। आप जो है उनको लाइन ऑफ एक्शन दी जा सकती है और अगर उसमें कोई ख़राबियाँ हैं और ख़ामियाँ हैं तो उसको दूर करने के लिए हम आपस में बैठकर उनकी आवाज़ दबाने के बजाय उनको जो है उनकी राहें मुतय्यन कर सकते हैं। तो इजहार राय के हक़ में कोई भी जमहूरी जमात, जमहूरी इदारा और जमहूरियत पसंद लोग उसके हक़ में नहीं। और उसामा साहब, आपने बताया इस तमाम सूरत पर आपने वजह फरमाया कि मीडिया की आज़ादी के लिए भी जो है बात करनी चाहिए और इसी तरह कराची के अवाम के लिए भी बात करनी चाहिए। जिस फॉरम पर भी आपको भी मौका मिले तो ज़रूर कीजिएगा क्योंकि कराची की अवाम जो है इंतहाई परेशान। एंड थैंक यू फॉर टेकिंग अ स्टैंड विद 24 न्यूज़। हमें एक ब्रेक की तरफ जाना है, ब्रेक लेते हैं फिर हाजिर। वेलकम बैक नाज़रीन। हम बात कर रहे थे पहले कि इलेक्ट्रिक की, इसके अलावा शुरू में बात की बड़ी इंपॉर्टेंट थी कि पाकिस्तान के अंदर जो पोटेंशियल है, जिस तरह से हॉस्पिटल 40 दिन में बना, कल इसका इनाग्रेशन भी हो चुकी है और अब वो काम भी शुरू कर चुका है। फिर चंद दिन पहले जो फवाद चौधरी साहब ने बाकायदा अनाउंस कर दिया कि पाकिस्तान अब वेंटिलेटर्स बनाने वाले मुल्कों में शामिल हो चुका है और जल्द इंशाल्लाह एक्सपोर्ट भी करेगा। तो ये मेरे ख्याल में पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है। बिल्कुल, पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है, जहाँ पर हम बहुत सी ऐसी खबरें डिस्कस करते हैं जहाँ पर प्रॉब्लम्स हैं, इनकॉम्पिटेंसी है, थोड़ी कोताहियाँ भी हैं,
है, वहीं पर जब अच्छी बात हो तो उसको भी डिस्कस करना चाहिए। इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में तज्जियाकार कर्नल रिटायर्ड असद महमूद साहब मौजूद हैं, उन्हें मैं खुशामदीद कहूंगी। अस्सलाम वालेकुम कर्नल साहब। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है? आई एम गुड, अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग इन। कर्नल साहब, अभी ब्रेक में जब हमारी बात हो रही थी और हम टॉपिक्स डिस्कस कर रहे थे तो आपने बोला कि उसामा कादरी साहब मौजूद थे, तब आप सेट पर तो नहीं थे, लेकिन आपने कहा कि आप कमेंट करना चाहते हैं कि इलेक्ट्रिक की परफॉर्मेंस के ऊपर क्या कहेंगे आप? कराची वाले बेचारे बहुत परेशान हाल है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू वेरी मच। अगर आप याद करें, आज से चंद साल पहले की मैं आपसे बात करूं, इसी लाहौर के अंदर, सरगोदा, पिंडी या पूरे पंजाब के अंदर लोड शेडिंग यूज़ टू बी फॉर 12, 16, 18 घंटे तक की लोड शेडिंग के अंदर हम सारे के सारे गुजरे हुए हैं। एंड वी अंडरस्टैंड कि जब बिजली नहीं होती, आपका यूपीएस डाउन हो जाता है, जनरेटर भी आपके यहाँ नहीं है। कितने लोग हैं जिनके घर पे जनरेटर होता है? एंड द प्लाइट एंड द मिजरी वी यूज टू हैव एंड आवर चिल्ड्रन यूज टू हैव, मेरा ख्याल है वो तो सारी दुनिया के सामने है। और अब मैं ये कह सकता हूँ कि वाइल वी सिटिंग हियर इन लाहौर, हमारे वो जो कराची के भाई बहन और दोस्त हैं, वो उनकी जो तकलीफ इस वक्त है, बाय गॉड यस आई कैन रियलाइज व्हाई, बिकॉज वी ऑल हैव बीन थ्रू दिस प्रोसेस इन पंजाब। पहले तो ये हमें, मेरा ख्याल है, अपने कराची के जो दोस्त हैं उनको ये मैसेज देना चाहिए कि इस वक्त वो किसी सूरत में अकेले नहीं है। यस, ये पूरा पंजाब के जो लोग हैं उनके साथ खड़े, दैट इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरी चीज़ ये है कि आप चाहे कि इलेक्ट्रिक की बात कर लें, चाहे आप वापडा की बात कर लें, IPPs की आप बात कर लीजिए, और फिर उसके साथ डिफरेंट किस्म की जो आप सुई गैस की कंपनीज होती हैं, आप उनकी बात कर लें। नो, दे सारे के सारे, इन्होंने तस्करा किया था आपके गेस्ट ने माफियाज की बात, और आपने उसको थोड़ा सा आगे कहा था कि यस वी आर एक्चुअली अंडर दी, मतलब बहुत सख्त क्लचेस के अंदर हैं हम माफिया के। दे आर द बिगेस्ट माफिया इन पाकिस्तान। आप ज़रा बिजली का बिल तो उठा के देखें, चाहे वो के इलेक्ट्रिक का है, चाहे वो वापडा का आता है, एंड द नंबर ऑफ टैक्सेस विच वन हैज़ टू पे, इट इज़ अनइमेजिनेबल। फिर आप एक और चीज़ देखिए, लेकिन उसके बाद भी अगर अच्छी सर्विसेज ना मिले तो फिर तो वो तो बिल्कुल नीलम जेलम का प्रोजेक्ट और पता नहीं उसके पैसे अभी तक आपके बिल में लगे आ रहे हैं। अच्छा, फिर आप PTV देखें ना देखें, थोड़ी सी हम इस पर भी बात क्योंकि कर लेते हैं, जनरली हम डिस्कस कर रहे हैं। आप हर महीने अपनी फीस दे रहे हैं, हर पाकिस्तानी जो कि बिल दे रहा है। अब कराची में तो 25 लाख कंज्यूमर्स हैं। अब 25 लाख को अगर आप, मेरा ख्याल है आजकल 35 से 40 या 45 रुपये काट रहे हैं बिजली के, तो उसको ज़रूर दे के हिसाब कर लें कि सिर्फ कराची वाले जो हैं PTV ना देखने के भी कितने पैसे दे रहे हैं। और PTV की जो परफॉर्मेंस है, मेरा ख्याल है वो भी इसी तरीके से जैसे पाकिस्तान के दूसरे इदारों के। आई शुड बी वेरी स्टेट व्हेन आई एम टॉकिंग लाइक दिस। तो एक ये देखने की बात है कि बिल्कुल यही के इलेक्ट्रिक था। इट हैड लॉट ऑफ, मतलब जनरेशन कैपेसिटी भी थी, ट्रांसमिशन भी बहुत अच्छी थी, लोड शेडिंग भी नहीं होती थी, और लोगों को बिलिंग का भी इतना प्रॉब्लम नहीं होता था। यस, इट वाज द रियल मिस्टेक 2005 के अंदर कि आपने कहा जी नहीं, और ऐसा नहीं था ये, उसके अंदर वहाँ की जो यूनियन थी उसने भी बड़ा एक ड्रास्टिक रोल प्ले किया। आए दिन हड़तालें, हंगामे, सारा जो कुछ भी हो रहा था। तो नतीजा क्या निकला? उनका भाई जान छुड़ाओ से इसको प्राइवेटाइज कर दो, विदाउट रियलाइजिंग कि जब आप इसको प्राइवेटाइज करेंगे तो बेसिकली आप कराची के लोगों का जो गला है वो एक प्राइवेट ग्रुप के हाथों में दे देंगे और उनका गला घोंट देंगे। और दिस इज एग्जैक्टली व्हाट विफाक भी तो दे रहा है बिजली का इनपुट। अगर वो नहीं, अगली बात सुने ना, जो वापडा इनको बिजली दे रहा है, इसको के इलेक्ट्रिक को, वो सस्ते रेट के ऊपर दे रहा है, और वो उसके ऊपर अपने सर्विस चार्जेस लगा के उसी तरीके से महंगे कर रहे हैं। लेकिन आप अपना बिजली का बिल जरा पढ़िएगा तो सही कि 1 से 150, 300 तक क्या बिल है, ये इसकी स्लैब्स इन्होंने बनाई है। बिजली इतनी महंगी हो गई है ना, मुझे लगता है जिसको बिजली का बिल नहीं भी पढ़ना आता था, अब उसने भी पढ़ना शुरू कर दिया कि ये हो क्या गया है। मैं ये समझता हूँ। अच्छा, इससे पहले जितनी भी हुकूमतें मैं आपसे कहूँ गुजरी हैं, चाहे इसके अंदर ओके मिलिट्री रूलर्स की आप बात करते हैं या फिर ओके सिविलियन रूलर्स की, आई डोंट कॉल देम टू बी द लीडर्स, ये सारे के सारे इनको आम, मेरी आपकी, कभी आम आदमी की मुश्किलात का कभी एहसास नहीं हुआ। अगर आज हम यहाँ बैठे इसको इतना सीरियसली डिस्कस कर रहे हैं, इट हैज टर्न आउट टू बी टॉक ऑफ द टाउन कि जी कराची में ये सारे के सारा हो रहा है। मैं एक चीज आपसे बताऊं, कराची वाज द सिटी, यू नो 1970s के अंदर कहते थे कि इट वाज लंदन, इट वाज न्यूयॉर्क और कराची, 3 शहरों को कहते थे। होगा ना जब रोशनियों के शहर को अंधेरों में डबो देंगे और लोग सफर करते चले जाएंगे तो हालात तो फिर वो कहते थे कि इन तीनों शहरों को हमने ये देखना है कि
50 की दहाई के अंदर नंबर 1 इन तीनों में से दुनिया का शहर कौन सा होगा? सी हम कहाँ से थे, कराची के लोग, और कराची को इन्होंने कहाँ लाके गिरा दिया। समथिंग वेरी अनफॉर्चुनेट आई वुड से। कहाँ से कहाँ आए, दूसरी तरफ हम कुछ तरक्की की बात भी कर लेते हैं जो पाकिस्तान में रिसेंटली देखने में पॉजिटिविटी की बात करना चाह रही हूं। जिस तरह वेंटिलेटर्स माशाल्लाह बने और पाकिस्तान एक्सपोर्ट करने जा रहा है। कल जो इनॉग्रेशन हुई हॉस्पिटल की, वो बड़ी इंपॉर्टेंट लैंडमार्क है पाकिस्तान की हिस्ट्री में कि आज तक ऐसे नहीं हुआ 40 दिनों में 250 बेड्स का हॉस्पिटल। और कल चाइनीज़ एम्बेसडर ने कहा कि पाकिस्तान के लिए किसी करिश्मे से कम नहीं है कि इस तरह से हॉस्पिटल बन गया। इसको कैसे देखते हैं जो एक तरफ पाकिस्तान प्रॉब्लम्स में भी गुजरा है लेकिन साथ ये लाइट ऑफ होप है? मैं आपसे बिल्कुल मुत्तफिक हूँ। मैं समझता हूँ हमारे लिए इट शुड बी वेरी सेटिस्फाइंग एंड द पीपल जो इसके साथ एक लिहाज से इस काम को करने में वो बिज़ी रहे, मसरूफ़ रहे, मेरा ख्याल उन सबको अप्रिशिएट हमें सबको करना चाहिए। और मैं तो पर्सनली आई हैव बीन टू दैट प्लेस, आई हैव सीन इट। बिल्कुल ऐसे बैरन सा एरिया पड़ा हुआ था एंड सर्टनली बिल्कुल विद इन 40 days द वे दिस हॉस्पिटल हैज कम अप, आई से इट इज़ रियली ट्रेमेंडस। सो व्हाट डज दैट इम्प्लाई? हमारे अंदर पोटेंशियल है काम करने के लिए, हमें पता है कैपेसिटी बिल्डिंग भी सारा कुछ बहुत कुछ है। वो नीयत का जो फतूर है, वाई इट इज सो बिकॉज के नहीं हमें तनख्वाह मिल जाए, हमें काम करने की जरूरत नहीं। एक तो वो कल्चर एक क्लास से प्रिवेल करता है। जब देखिए आपको सज़ा और जज़ा का तस्वुर किसी मुआशरे में नहीं होता, किसी भी ऐसी इंस्टीट्यूट के अंदर नहीं होता, तो इसी तरह की आप चीज़ें देखते हैं ना। मैंने आपको सुई नदरन का आपको बताया, आपके घरों में सर्दियों में गैस कोई नहीं आती, वाई इट इज सो, बट बिल उसी तरीके से आ रहा होता है, स्लैब्स उसी तरीके से चल रही होती हैं। लाइक वाइज मैं आपसे कहूँ कि यस हमारी नेशन की वी हैव ट्रमेंडस पोटेंशियल। आप यू ट्रस्ट मी, टिल 68 पाकिस्तान वाज द वन के जिसकी तरफ दुनिया देखा करती थी। मैं साउथ कोरिया की मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मैं और दूसरे ममालिक की एशियन कंट्रीज़ की मैं बात कर रहा हूँ। पीपल यूज टू लुक टुवर्ड्स पाकिस्तान के नीचे आप अपने 5 साल का मंसूबा दे दें जिस पे आप काम कर रहे हैं, एंड वाई वी वांट टू इम्प्लीमेंट दैट इन आवर कंट्री एंड दे डिड सो। वो किधर से किधर पहुँच गए एंड वेयर वी डू स्टैंड। लेकिन मैं आपसे कहूँ कि अब वो चीज़ें मैं फील करता हूँ कि चलना शुरू हो गई हैं। आपको बहुत सारे ऑर्डर्स लेफ्ट राइट से सीमेंट के आना शुरू हो गए। पहले तो होता था आप अपने सिर्फ पड़ोस में भेजते थे, या फर्ज करो ओके इंडिया जाता था या अफगानिस्तान जाता था, अब बाकी दूसरे थाईलैंड के अंदर आपका आई थिंक ये विजन भी मैटर करता है बहुत ज़्यादा, लीडरशिप का विजन भी बहुत ज़्यादा मैटर करता है। और ऑन अ वेरी लाइटर नोट विदाउट एनी कमेंट मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि वज़ीर आज़म का विजन हॉस्पिटल्स खड़ा करने में तो वाकई काफ़ी एक्सपीरियंस, इसलिए लगा कि हॉस्पिटल बड़ी जल्दी वो उसकी वजह थी ना कि अगर देखें ना ओके कोविड-19 ना आता तो मेरा ख्याल है आपका ध्यान इस तरफ तो ना जाता। आप हमेशा कहते हैं ना जी कि एक अगर बहुत ज़्यादा कोई सख्ती होती है तो उसके अंदर कहीं आखिर में कोई रोशनी की किरण तो होती है। इस कोविड ने पूरी दुनिया को डिस्टर्ब किया, इफेक्ट किया, पाकिस्तान को भी एक लिहाज से किया। बट मैं ये ज़रूर कहूँगा कि ये जो हमारी गवर्नमेंट है, चाहे जैसा भी कह लें, अब भला हम मजाक के कहें जी कि नहीं आपने घबराना नहीं है, बट एक चीज़ तो ये देखें अमेरिका के अंदर, यूरोप के अंदर पैनिक फैला, स्टोर्स बंद हुए, स्टोर्स खत्म हुए, स्टोरों को लूटा गया, स्टोर्स को जलाया गया। और बड़ी बड़ी सिविलाइज्ड नेशन बनती हैं हालांकि, लेकिन क्या हुआ वहाँ पे? हमारे पाकिस्तान के अंदर यस वी शुड बी थैंकफुल टू अल्लाह, ना किसी चीज़ की किल्लत हुई, ना किसी चीज़ की कोई कमी हुई, ना आप ये कहें कि किसी स्टोर के ऊपर कोई हड़बूम नजर आई, ना यकीन माने लोगों को एक स्टेज ऐसे आई पिछले 1.5 महीने के अंदर आपने लोगों को सरासीमगी के अंदर, आपने परेशानी के अंदर थोड़ा सा देखा, लेकिन हौसला किसी पाकिस्तानी को मैंने हारते नहीं देखा। तादाद में मुखय्यर हज़रात भी आ गए, लोगों के अंदर ये जो ह्यूमैनिटी का जज्बा था, मुझे लगा कि ये कोविड-19 ने बहुत ज़्यादा उजागर कर दिया ऑलरेडी था और वो और ज़्यादा नजर आया। लेकिन अभी जो आपने कहा ना कि घबराना नहीं है, बट अबू ज़र मुझे ये लगता है कि हमें कोविड-19 से घबराना नहीं है, हमें लोगों से घबराना नहीं है, लेकिन मुल्क की मईशत की जो सूरत हाल हो रही है, जो बेरोजगारी की सूरत हाल हो रही है, खित्ते में पाकिस्तानी रुपी जो डिवैल्यू होता जा रहा है, कि इवन अफगानिस्तान का जो करेंसी है वो पाकिस्तान से ऊपर है, बांग्लादेश हमसे आगे निकल रहा है, यहाँ पर हमें घबराना बनता है। यहाँ बिल्कुल हमें परेशान इस पे होना चाहिए, लेकिन मैं एक चीज़ और से बताऊँ, अगर आप घबरा गए या परेशान हो गए, यू कांट डू एनीथिंग। What we say is कि this is what the reality which is persisting on ground। अच्छा आप ये भी नहीं कह सकते नहीं ये सारे का सारा जो है 22-23 महीनों के अंदर हुआ है। It is not, I'm not advocating any party। Why? Because ये इतना ग्रेजुअल डिग्रेडेशन और तबाही आपने अपने मुल्क के अंदर देखी। आप मुझे ये बताइए ना, पाकिस्तान के अंदर कोई आपने सही मानों में कोई सनत लगते हुए देखी है? अब उधर नहीं, ऐसा कहीं आपको नजर नहीं आया। Why it is so? Because आप देखें ना, अगर एक डॉलर है उसको आर्टिफिशियली आप डाउन रखेंगे 30 to 40%। अब मैं ऐसे बताने लगा हूँ आपसे, वाइट सो मैं उसकी एग्जांपल आपको प्रैक्टिकली कोट करता हूँ। किसी ने कोई चप्पल बनानी, ओके जी, कोई टी शर्ट बनानी, शर्ट्स बनाने, वही माल बाहर से, क्योंकि डॉलर की कीमत इन्होंने नीचे रखी थी, डॉलर लो रेट के ऊपर था, सारी चीज़ें बाहर से इम्पोर्ट, चप्पलें बाहर से इम्पोर्ट हो, शूज़ बाहर से इम्पोर्ट होकर आ रहे हैं।
वाइट सो बिकॉज हमने अपनी लोकल इंडस्ट्री का बेड़ा गर्क कर दिया। उन्होंने कहा जी कि जब मैं अपनी लोकल इंडस्ट्री लगाता हूँ, बिजली महंगी, सुई गैस महंगी, सर्विसेज महंगी हैं और मैं जो लोगों के पीछे भागना पड़ता है, बाहर से चीज़ें सस्ती आ रही है। हमने आसान काम ढूंढा, बाहर से चीज़ें आ गई, आपने कस्टम के हुकाम से मिली भुगत करके ड्यूटियाँ चढ़ाई, पाकिस्तान को नुकसान, पाकिस्तान के खजाने को नुकसान, अपनी जेबें आपने भर ली। और आपने पिछली, मैं समझता हूँ 2 से 3 दहाइयों के अंदर पाकिस्तान में जो अमीर है उसको अमीर तर होते देखा। और बिल्कुल, और अब मुझे ये 2 साल से भी तो यही हो रहा है ना, फिर 2 साल से कहाँ अवामी पॉलिसीज आई हैं। मुझे कोई एक गरीबों के सोल्यूशन के लिए कुछ बता दे सिवाय इस एहसास प्रोग्राम के जो कोविड-19 में बिल्कुल मुत्तफिक, वो भी ऑलरेडी चल रहा था पहले, कोई नया प्रोजेक्ट तो था नहीं। आप भी बेहतर अब इसकी एग्जांपल आप ऐसे ले लीजिए, फाइन एक शख्स है जिसके पास पैसे नहीं, खजाने में पैसे नहीं है, और अपने घर में कह के नहीं आज बड़े हलवे मांडे सारा कुछ बनना है, अनलेस आई गॉट समथिंग इन माय पॉकेट, हाउ कैन आई ऑफर टू माय चिल्ड्रन? नहीं आज मैं आपके अच्छा खाना बनवाऊंगा। हम अगर स्टेट बैंक की रिपोर्ट्स निकाल लें और फैक्ट्स एंड फिगर्स निकाल लें तो चीजें बड़ी डिफरेंट हैं जिस तरह से सियासी बयानात के तौर पर बताई जाती हैं। सो लेट्स नॉट गो देयर, बट कम बैक ऑन द इकोनॉमी। जो आप बात कर रहे हैं इसमें आपने कहा कि हलवे हम नहीं बांट सकते, आई एग्री, लेकिन जो ऑलरेडी सामान पड़ा हुआ है उसको तो मैनेज कर सकते हैं ना। तो गवर्नेंस का प्रॉब्लम बहुत बड़ा है। ये हियर यू आर, बिल्कुल अबू ज़र ने ठीक बात की है। देखिए 2 चीजें आती हैं, आप एक एग्जांपल ले लें, मैं आपसे कहता हूं, आपसे किसी ने कोई 5 लाख रुपया उधार ले लिया, यू ट्रस्ट में, अगर उसकी नीयत खराब है, आप मुझे उससे पैसे वापस लेके दिखा दें। नो, व्हाट इज दैट? बिकॉज पाकिस्तान के अंदर जो हमारा सिस्टम है वो 2000 फैमिलीज जिनको सपोर्ट करता है। गवर्नेंस का बहुत बड़ा इशू है, बिल्कुल इशू है, मैं इससे एग्री करता हूँ, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि एटलीस्ट हम भी इसी शहर के अंदर रहते रहे। आई हैव बीन हियर इन लाहौर फॉर क्वाइट सम टाइम, और मेरे सामने मैंने लोगों को जमीनों पे कब्जे करते देखा है। बिल्कुल, ये बहुत इस्लामाबाद पिंडी के अंदर मैंने कब्जे होते देखा है। केसेस भी हैं, सॉर्ट आउट नहीं होते, वो एक अलग क्वेश्चन है। एटलीस्ट मैं इतना जरूर कह सकता हूँ कि हाँ, अभी किसी शख्स के अंदर शायद इस तरह की जरूरत नहीं कि उठे और लोगों की जमीनों पे कब्जा करना शुरू कर दे। व्हाई इट इज सो? बिकॉज इट इज द माइंडसेट ऑफ द रूलर्स। जी बिल्कुल, आई थिंक दिस इज पॉजिटिविटी। अगर ये चेंज है, लेकिन वहीं पर मुझे लगता है कि अगर सिचुएशन मजीद बेहतर हो जाए, जो तब्दीली का नारा लगाया था वहाँ पर डिलीवर हो जाए तो बेहतर भी होगा। बिल्कुल बिल्कुल गलन साहब, और साथ साथ ये भी हमें उम्मीद रखनी चाहिए कि जिस तरह से बात हो रही है कि अगर पाकिस्तान में जो ऑलरेडी रिसोर्सेज हैं उसमें ही हम मैनेजमेंट सिर्फ बेहतर कर लें, सिर्फ गवर्नेंस बेहतर कर लें, तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान के लिए बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं। जिस तरह से हमने अभी वेंटिलेटर्स, हॉस्पिटल्स बना रहे हैं, कोशिशें कर रहे हैं, ये मैनेजमेंट है, ये बेसिकली टैलेंट ऑलरेडी था, सोर्सेज ऑलरेडी थे, इसको सिर्फ बेहतर तरीके से मैनेज करने की बात। बिल्कुल ठीक। वेल कर्नल साहब, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग इन, एंड चीज़ों के ऊपर इस तरह से बात करते करते वो हमेशा ऐसा होता है कि वक्त का तकाजा है, वो ख़त्म होता चला जाता है, बट इंशाल्लाह मज़ीद भी टॉपिक्स पर हम अक्सर हमारी कॉन्वर्सेशंस भी होती रहेंगी। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग इन, और हमें ब्रेक की तरफ जाना है नाज़िन, एक छोटी सी ब्रेक ले लेते हैं, फिर हाजिर होंगे। वेलकम बैक। एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। अबू सर, आपने कभी सुना है टू मच इज नेवर इनफ? ये इंग्लिश मुहावरा है और बहुत सी जगहों पर इस्तेमाल होता है, लेकिन ये बड़ा इंपॉर्टेंस से इख्तियार कर जाता है जब कोई किसी बड़ी शख्सियत के लिए ये इस्तेमाल किया जाए। पावर, जिसे कहते हैं ना, सुपर पावर कहा जाता है अमेरिका को, अमेरिका के प्रेसिडेंट के लिए कोई ऐसा कहे टू मच इज नेवर इनफ, तो कैसा लगेगा? बिल्कुल, और मेरे ख्याल में उनको अच्छा नहीं लगा, तभी अब वो चाहते हैं कि ये बुक जो है, जो कि उनके लिए लिखी गई है, वो शाया ना हो। और ये बुक किसी और ने नहीं लिखी, उनकी अपनी भतीजी ने लिखी है, जिसके लिए अब ये बात हो रही है पूरे अमेरिका में कि ये बुक शाया ना हो। ऑलरेडी ऑब्वियसली डोनाल्ड ट्रंप को तनकीद पसंद नहीं है, ये सारी दुनिया जानती है। डोनाल्ड ट्रंप बहुत खुद पसंद इंसान है, ये भी सारी दुनिया जानती है, और ये उन्होंने उस किताब में भी लिख दिया है कि वो बहुत खुद पसंद है। और इसके साथ वो बहुत बड़ा यूटर्न भी ले लेते हैं, ये भी सब लोग जानते हैं। उससे बड़ा यूटर्न आज तक डोनाल्ड ट्रंप से बड़ा, क्योंकि वो नॉर्थ कोरिया के बारे में जो कहते रहे, साथ ही उन्होंने कहा कि ये मेरे बेस्ट फ्रेंड भी हैं। तो एनीवेज, इस तरह से जो बातें की गई थी डोनाल्ड ट्रंप की ज़िंदगी के ऊपर, वो उनकी फैमिली में उनकी भतीजी ने बुक लिखी है, उसमें उन्होंने कुछ दावे किए हैं, वो भी हम चाहेंगे कि उसमें थोड़ा सा डिस्कस हो जाए, क्योंकि ऑब्वियसली बुक के अभी तक डिटेल सामने नहीं आई, क्योंकि बुक अभी शाया नहीं हुई है। तो उस बुक में जो लिखा गया है, जो कि आप बता रही हैं, टू मच एंड नेवर इनफ, हाउ माय फैमिली क्रिएटेड द वर्ल्ड्स मोस्ट डेंजरस मैन,
यानी कि उन्होंने अपने चचा को वर्ल्ड दुनिया मोस्ट का डेंजरस मैन, और उन्होंने कहा कि मेरी फैमिली ने इनको खिताब दे दिया। क्रिएट किया। तो पहला पॉइंट जो उन्होंने अपनी इस किताब में लिखा, जो अपनी ज़िंदगी की याददाश्तों पर मबनी किताब है, उसमें उन्होंने कहा 5 हैरानकुन पॉइंट्स जो हमने नोट डाउन किए हैं कि आपके साथ शेयर करेंगे। उसमें पहला ये है कि वो खुद पसंद है, और ये BBC की रिपोर्ट है जिसमें ये तमाम चीज़ें जो हैं वो मेंशन भी की गई हैं। और अब आगे इस पे क्या होगा, एक्चुअली बुक पब्लिश होती है और आती है या रोक मार्केट ली में या जाती है। नहीं, वो एक अलग कहानी है। क्योंकि व्हाइट हाउस ने अगर मुस्तरद कर दी है तो इसका मतलब है कि अमेरिका में अगर नहीं आती है तो दुनिया के दूसरे मुल्कों में तो आ सकती है ना, ये तो Definitely. ऑप्शन ऑब्वियसली अवेलेबल होती है। एनीवेज जी, मेरी जो कि 55 साला खातून हैं, डोनाल्ड ट्रंप की भतीजी हैं, और उन्होंने कहा है कि डोनाल्ड ट्रंप बड़े खुद पसंद हैं और अपनी अना के लिए वो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव भी हो जाते बिल्कुल। हैं। इसके बाद दूसरा दावा जो है ना, दूसरा दावा यह है कि मुझे डोनाल्ड ट्रंप को हटाना है। यानी कि उन्होंने कहा कि मेरे लिए सिर्फ शामी पनाह गज़ीनों के लिए काम करने वाले तंजीम के लिए रजाकार बनना काफ़ी नहीं था, बल्कि मैं डोनाल्ड ट्रंप को हटाना चाहती थी। उन्होंने न्यूयॉर्क टाइम्स को टेक्स्ट दस्तावेज़ात भी इस हवाले से फराहम किए हैं। तो उसमें अखबार का जिक्र भी है, सन 1990 की दहाई में डोनाल्ड ट्रंप की टैक्स स्कीमों बशमूल खुली धोखाधही के वाक़यात के मुतालिक 14,000 अल्फाज पर मुश्तमिल तहकीकाती मुकाला भी शाया किया गया। मतलब काफ़ी इंकशाफात अब सामने आने वाले और हैं प्रूफ्स के साथ आ रहे हैं। मतलब जैसे अभी वो बता रही हैं कि डिफरेंट मीडिया हाउसेस में उन्होंने इसके प्रूफ्स भी भेजे हैं। फिर उन्होंने ये भी कहा है कि वो एक ना सिर्फ कमज़ोर बल्कि उनकी अना इतनी नाजुक है कि वो हर लम्हा बस मजरूह होती रहती है। इसका तीसरा दावा उन्होंने ये किया कि यूनिवर्सिटी में धोखाधही, डोनाल्ड ट्रंप ने अपना सेट इम्तिहान देने के लिए एक दोस्त को रकम दी थी और उनकी डिग्री पर भी क्वेश्चन लगा दिया। जी, GPA कम होने की वजह से उनको खदशा था कि वो यूनिवर्सिटी में कबूल नहीं किए जाएंगे, जिसकी वजह से उन्होंने पैसे देकर एक ज़हीन लड़के को अपना एग्जाम देने के लिए कहा। ये अमेरिका में भी होता है? मैं तो समझती थी ये सिर्फ पाकिस्तान में तो होता था उन्होंने कि कहा यहाँ है पे कि ये system बड़े नहीं है। तेज हैं, ये सेट एग्जाम इन्होंने दिलवाया, मतलब तब भी इन्होंने पैसे देके अपना एग्जाम दिलवा दिया। इसके बाद एक चौथा दावा, अच्छा इस तीसरे दावे से ये मतलब नजर आता है कि वो धांधली पसंद कर सकते हैं, मतलब अगर चाहे प्रेसिडेंट बनने के लिए भी या कुछ लिए, क्योंकि उनके लिए ये भी इल्जाम है। तो बेसिकली ये इनडायरेक्टली वो कह रही है कि ये तब से ही ऐसे थे, तो अगर ऐसा कोई इल्ज़ाम है तो उस पर तहकीकात होनी चाहिए। चौथा दावा जो किया है, उन्होंने कहा है कि उन्होंने मेरे वालिद को तबाह कर दिया। मतलब मेरी ने ऐसा कहा है कि उनके जो वालिद थे, क्योंकि उनके ख़ानदान के साथ अपने बड़े भाई को यानी कि अपने बड़े भाई को तबाह किया, यानी कि फैमिली के अंदर भी उनके ताल्लुकात अच्छे नहीं थे और पसंद नापसंद वो फैमिली से ही करते थे और ख़ुद पसंद तो वो थे ही, जैसे कि उन्होंने पहले बता दिया। तो भाई को भी काफ़ी उन्होंने उसमें नुकसान पहुँचाया। अच्छा, ये जो पांचवा दावा है ना, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है अबूज़र। इस पे पहले भी बहुत से आर्टिकल्स आए हैं, बहुत सी बातें हुई हैं और इस बारे में वो वैसे ही बड़े मशहूर हैं कि बहुत से कमेंट्स पास कर दिया करते हैं ऐसे ख़वातीन के ऊपर। और मैरी ने ये कहा है कि मैं उनकी सगी भतीजी हूँ एंड उन्होंने मेरे ऊपर भी बहुत से हैरेसिंग कमेंट्स जो हैं वो पास किए हैं। ऑल्दो वो मैरिड थे और उनकी दूसरी शादी हुई भी थी, और फिर उन्होंने उनकी बीवी के साथ जो उनका रिश्ता था वो भी बताया। फिर सदर ट्रंप ने अपनी मौजूदा बीवी को ये बताया कि मेरी यूनिवर्सिटी में अपनी पढ़ाई मुकम्मल नहीं कर सकी थी, जिसकी वजह से अब वो ड्रग एडिक्ट हो गई, जिसकी वजह से फिर अब वो इस तरह की बातें कर रही हैं। तो ऑब्वियसली अपने डिफेंस में उन्होंने ये कहा है कि ये सारी बातें सच नहीं हैं। लेकिन अच्छा, एक बात बड़ी इंटरेस्टिंग है इसमें, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप जो है ख़वातीन के हवाले से तो वैसे भी बहुत मशहूर हैं कि जी उनकी काफ़ी ताल्लुकात रहे हैं, उन पर इल्ज़ामात भी बहुत से लगे हैं। इसके अलावा ये भी था कि फ़नकार तो वो हमेशा से ही हैं, जैसे कि आपको पता है कि वो रेसलिंग में भी उनका काफ़ी किरदार था, WWE जो थी है वर्ल्ड रेसलिंग एंटरटेनमेंट। इसके बाद अब उन्होंने तो मुझे मूवीज़ लग में रहा भी है काम किया, एग्जाम्स में भी उनका बड़ा किरदार था, किसी और से पेपर दिला दिए, मूवीज़ में भी यूनिवर्सिटी में भी चले गए। एक्टिंग के मुजाहरा भी किया है, मतलब अदाकारी के जोहर भी उन्होंने दिखाए हैं। एक अच्छा, तो आप एक्चुअली फनकार कह रहे हैं? एक्चुअली फनकार, मुझे लगा पाकिस्तानी लैंग्वेज वाला फनकार कह रहे हैं। दोनों फनकार ही हैं, मतलब मैं कहा हैं वो बड़े फनकार, मतलब वो रियल लाइफ में फनकार हैं और वैसे भी अदाकार भी हैं। तो बेसिकली एक जिसका कहते हैं मिक्स ऑफ मेनी थिंग्स डोनाल्ड ट्रंप हैं और वाकई एक डिफरेंट शख्सियत। वंडर कि इस तरह की चीज़ें जब एक स्कैंडल की सूरत में एक बड़ी शख्सियत के बारे में सामने आती हैं तो फिर हर कोई उस पर बात करता है, वो चाहे BBC हो या पाकिस्तान में 24 न्यूज़ हो या सोशल मीडिया के ऊपर हो। तो लेट्स सी स्कैंडल को वो कैसे हैंडल करते हैं। रिस्पांस, फर्स्ट इंप्रेशन तो आ गया कि व्हाइट हाउस ने ये बुक रिजेक्ट कर दिया कि ये पब्लिश नहीं होगी, बट देखते हैं फिर अब आगे क्या होगा। लेकिन 14 जुलाई को जब ये बुक लॉन्च होनी है, अब देखना ये होगा कि ये होती है या नहीं होती एनीवेज। लेकिन ऑब्वियसली बुक नहीं होगी या फिर पब्लिश नहीं भी होगी, अगर रिलीज़ नहीं भी होती, लेकिन हम तो कुछ पढ़ सकें उसमें से। BBC ने रिपोर्ट जारी की है 5 पॉइंट्स की, तो यही अगर आप पढ़ लें तो आप डोनाल्ड ट्रंप को खासा जान लेंगे। बिल्कुल सही। अब एनीवेज ये एक ब्रेक की तरफ जाना है, उसके बाद आप हेडलाइंस जानिएगा, फिर प्रोग्राम का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे।
वेलकम बैक नाज़रीन। और जैसे कि आपको मालूम है कि पाकिस्तान में कैंसर पेशेंट्स के हवाले से जो इंस्टीट्यूट्स थे, जो हॉस्पिटल्स थे, जो फैसिलिटीज़ थी, वो इतनी ज़्यादा कभी भी नहीं हुई। तो उसमें जो अहम तरीन किरदार अदा किया है वो शौकत खान हॉस्पिटल ने किया है। पाकिस्तान में पहले लाहौर में, पेशावर में और कराची में भी अब काम हो रहा है। तो ये पाकिस्तान के लिए ऑब्वियसली लैंडमार्क था। इसके साथ साथ जो जिस तरह से पाकिस्तान के अवाम ने इसको सपोर्ट किया वो भी एक काबिल तहसीन बात है। और ऑब्वियसली अब जो कि ईद उल अज़हा करीब आ रही है तो इसके हवाले से भी काफ़ी अपडेट्स आ रही हैं कि इसमें अब ऑनलाइन कुर्बानी की फैसिलिटी भी दी जा रही है। ऑनलाइन कुर्बानी की फैसिलिटी भी ली जाएगी। और ईद उल अज़हा के करीब हम हमेशा ये देखते हैं कि एक मैसेज जो आवाम के लिए छोड़ा जाता है वो ये है कि अगर आप कैंसर पेशेंट्स की मदद करना चाहते हैं, ऐसे गरीब लोगों की मदद करना चाहते हैं जो अपना इलाज स्टेट ऑफ द आर्ट हॉस्पिटल में कराएं, तो वो आप अपनी कुर्बानी की जो खाले हैं वो शौकत खानम को दें, ताकि उससे जो फंड्स इकट्ठे हों उससे गरीब लोगों की, उन बच्चों की जो ज़िंदगी के लिए तरसते हैं, शौकत खानम मदद कर सके। और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हमने ये देखा है कि उसने अपना नाम, क्रेडिबिलिटी खुद बिल्टअप की है कि एक वो बीमारी जिसके इलाज के लिए शायद बाहर जाना पड़ता था और सिर्फ अमीर लोग अफोर्ड कर सकते थे, वो स्टेट ऑफ द आर्ट सिस्टम और फैसिलिटी आपकी अपने पाकिस्तान में अवेलेबल है, जो लाहौर से शुरू हुई, अब कराची, पेशावर भी जो है उसको प्रोलॉन्ग कर रहे हैं और सिस्टम को लेकर चल रहे हैं। इस पर आज हम बात करेंगे कि किस तरह से ओवर द पीरियड ऑफ टाइम शौकत खानम ने अपना ये नाम बनाया, किस तरह वो लोगों की मदद करता है। और इसके साथ साथ अब जो कि कोविड-19 की वजह से ईद उल अज़हा डिफरेंट होगी, उसमें शौकत खानम किस तरह से अपना रोल प्ले कर सकेगा, ये इंस्टीट्यूट, ये ट्रस्ट कैसे लोगों को हेल्प कर सकेगा, इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ चीफ मेडिकल ऑफिसर शौकत खानम मेमोरियल कैंसर सेंटर एंड रिसर्च सेंटर के डॉक्टर साहब मौजूद हैं, डॉक्टर मोहम्मद आसिफ यूसुफ, उन्हें मैं खुशामदीद कहूँगी। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब फॉर कमिंग इन एंड यू बिलोंग टू अ इंस्टीट्यूट और ट्रस्ट जिसने ओवर द पीरियड ऑफ टाइम अपनी क्रेडिबिलिटी, अपने स्टेट ऑफ द आर्ट सिस्टम की वजह से नाम बनाया। ये कोई पॉलिटिकल अदारा नहीं है, इसके बैकग्राउंड में कोई पॉलिटिकल नाम नहीं था, लेकिन उसने अपने सिस्टम की वजह से ही बच्चों के दिलों में, बड़ों के दिलों में, लाइक एवरीबडी नोज कि अगर कैंसर का इलाज कराना है तो शौकत खानम इज़ द प्लेटफॉर्म। कितना लंबा सफ़र, कितनी मेहनत लगी यहाँ तक आने में, कितने लोगों की मदद इसमें शामिल रही? शुक्रिया जी। शौकत खानम हॉस्पिटल लाहौर के 25 साल मुकम्मल हुए दिसंबर 2019 में। तो 25 साल से हॉस्पिटल लाहौर में चल रहा है और 5 साल हो गए पेशावर के हॉस्पिटल को चलते हुए। ऑब्वियसली उससे 5-6 साल पहले भी ये काम शुरू हुआ था, खान साहब ने जो फंड रेजिंग वगैरह की। तो हम हमेशा कहते हैं कि ये पाकिस्तानी कौम ने ही बनाया है ये हॉस्पिटल, उन्हीं की जेनरोसिटी की वजह से ये बना और उन्हीं की जेनरोसिटी, उनको जो ज़कात और अतियात हमें देती हैं, उसी की वजह से अभी तक चल रहा है। और आइंदा भी जो हम अब कराची में हम नया हॉस्पिटल बनाने शुरू करने लगे हैं तो वो भी इंशाल्लाह पाकिस्तानी कौम की सपोर्ट से ही बनेगा। ठीक है डॉक्टर साहब, जिस तरह से ऑपरेट करता है, ऑब्वियसली सबको मालूम है कि डोनेशन, ज़कात बहुत बड़ा हिस्सा है इसमें। तो ऑब्वियसली इसके लिए जब ट्रीटमेंट के लोग जाते हैं उसके लिए जो जिस तरह से आप सारी स्क्रूटनी करते हैं, फिर वो भी पूरा एक मैकेनाइज्ड सिस्टम है, उसके लिए भी कोई कन्फ्यूजन अब नहीं है। तो आगे क्या प्लान्स हैं इसमें? कोई और मज़ीद मतलब कराची के बाद कोई क्या प्लान है? फिर छोटी छोटी फैसिलिटीज़ जो होती हैं, डायग्नोसिस सेंटर्स होते हैं, वो मज़ीद बढ़ा रहे हैं क्योंकि पाकिस्तान में ये बहुत बड़ा इशू है। जी, बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा। हमारा प्लान यही है कि इंशाल्लाह कराची हॉस्पिटल जब बन जाएगा तो इसके बाद हम छोटे सेंटर्स बनाएंगे बड़े सेंटर्स के इर्द गिर्द। जैसे अगर लाहौर को ले लें तो सियालकोट में या फैसलाबाद में या मुल्तान में, जहाँ ज़्यादातर जो सिंपल ट्रीटमेंट्स हैं और टेस्ट वगैरह हैं वो वहाँ हो जाएं, और जो कॉम्प्लेक्स ट्रीटमेंट या मुश्किल चीज़ें हों, सर्जरी जैसे हो गई ऑपरेशन के लिए, वो सिर्फ लाहौर में आएँ, ताकि फिर ये सेंटर एग्जैक्टली और जो मरीजों के घरों के करीब फिर उनको इलाज मुयस्सर हो सके। डॉक्टर साहब, इसमें फिर कैपेसिटी बिल्डिंग की भी बात होती है कि एक अच्छा इदारा है, लोगों का ट्रस्ट भी है, लेकिन उसके बावजूद कुछ लोगों को ये शिकायत भी होती है कि हमें वहाँ पे एक्सेप्ट नहीं किया, क्योंकि लेटेस्ट स्टेज पर जाकर एक क्राइटेरिया है जो इंटरनेशनली एग्जिस्ट करता है कि नहीं लेते। लेकिन अगर कैपेसिटी बिल्डिंग हो जाएगी तो फिर वो पैलिएटिव केयर फैसिलिटी जो है वो भी प्रोवाइड की जा सकती है कि इलाज मुमकिन नहीं है लेकिन उनको उनकी तकलीफ को कम किया जा सके, उसमें भी शौकत खानम रोल प्ले करे। इस बारे में सोचा तो लाहौर में और पेशावर में ऑलरेडी हमारे पास पैलिएटिव केयर स्पेशलिस्ट और नर्सेज हैं और हम पैलिएटिव केयर तो प्रोवाइड करते हैं। पर जो आपके नंबर्स का क्वेश्चन था, पाकिस्तान में तकरीबन 2.25 लाख नए कैंसर के पेशेंट्स डायग्नोज होते हैं हर साल। हमारे जो एग्जिस्टिंग 2 हॉस्पिटल्स हैं, हम तकरीबन 10,000 मरीज़ वहाँ ले सकते हैं हर साल, नए पेशेंट्स। उसके अलावा 35,000 के करीब फॉलोअप में भी होते हैं। सो 2 हॉस्पिटल से आप पूरे मुल्क का कैंसर तो नहीं ट्रीट कर सकते, इसीलिए हम कराची में भी बना रहे हैं। और जैसे आप अबू ज़र साहब ने अभी बात की कि हम
छोटे सेंटर्स भी इंशाल्लाह बनाएंगे अगले 10 साल में, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हम ट्रीट कर सकें। डॉक्टर साहब, ये एक इशू है पाकिस्तान में, जब जिस तरह से बताया ना कि ऑब्वियसली जब आप सी स्टेज में जाते हैं तो तब आपके लिए मुश्किल हो जाती है। प्रॉब्लम ये है, कैंसर का सबसे बड़ा मसला ये है कि ये एज स्टेज में बहुत कम लोगों को मालूम होता है कि उन्हें कैंसर है, और जब मालूम होता है इट इज़ टू लेट। इसके लिए क्या किया जा रहा है ताकि अवेयरनेस हो लोगों को? अब ब्रेस्ट कैंसर की तो आप बहुत कुछ कर रहे हैं, लेकिन उसके अलावा मेरे ख्याल में अगर इंटेस्टाइन्स का है या कोई और प्रॉब्लम है, उसके लिए लोगों को इतनी अवेयरनेस ही नहीं है, एंड इट इज़ टू लेट व्हेन यू गेट टू नो कि आपको कैंसर है। सो आई थिंक यस दैट्स राइट, हमारे यहाँ ज़्यादातर पेशेंट्स लेट स्टेज में प्रेजेंट करते हैं, बट बहुत सारे कैंसर्स ऐसे हैं जो अर्ली स्टेज में पकड़े जाएं तो कम्प्लीटली मुकम्मल इलाज हो सकता है उनका। ब्रेस्ट कैंसर का ही आपने जिक्र किया, तो वो भी अगर अर्ली स्टेज में पकड़ा जाए तो मुकम्मल इलाज के काबिल होता है वो, और ये इसलिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि वो सबसे इम्पोर्टेंट कॉमन कैंसर है पाकिस्तान में, कि ख़वातीन अपनी छाती का हर महीने ख़ुद अपने हाथ से मुआयना करें। अगर कोई गिल्टी महसूस हो तो वो फ़ौरन दिखाएं, शर्माएं मत या डरें मत कि पता नहीं क्या निकल आएगा, ये मैं कैसे जाऊँ। ये बहुत ज़रूरी है कि उसको फ़ौरन चेक किया जाए क्योंकि अर्ली स्टेजेस में बिल्कुल इलाज हो सकता है। आई थिंक इट्स ऑल अबाउट अवेयरनेस कि आपको खुद कैच करना है इन साइन एंड सिम्टम्स को, क्योंकि कुछ कैंसर्स में तो इतने वेग साइन एंड सिम्टम्स होते हैं जो किसी और बीमारी को भी इंडिकेट कर सकते हैं। लेकिन यू नो कॉमन जो सिम्टम्स हैं कैंसर के या जिससे सस्पिशन रेज होती है वो है कि आपका वज़न कम हो रहा हो, कोई ख़ास वजह ना हो और वज़न कम हो रहा हो, मुसलसल बुखार रहे, कहीं से भी खून आने लगे खांसी के साथ, पेशाब में, पखाने में, उल्टी में। ये कुछ चीज़ें हैं जो सुजेस्ट करती हैं कि कम से कम आप डॉक्टर को दिखाएं ज़रूर। और ये कोरोना के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़रूरी, मैं एक बात करूं कि कोरोना अब माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ा अब कम हो रहा है हमारे मुल्क में, लेकिन उसके डर की वजह से अभी भी मेरे ख्याल से बहुत सारे लोग हॉस्पिटल नहीं जा रहे। और वो अपने जो बाकी जो बीमारियां हैं कैंसर के अलावा भी, ब्लड प्रेशर, दिल की तकलीफ, शुगर वगैरह, उनका इलाज इग्नोर नहीं करना चाहिए। वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि कोरोना ठीक है, आप एहतियात करें, मास्क पहनें, सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखें, लेकिन आप हॉस्पिटल या डॉक्टर को ज़रूर दिखाएं अगर आपको कोई सिम्टम्स हैं। इस डर के मारे घर ना बैठे रहें कि कोरोना ना हो जाए। ये हो भी रहा है, साइकोलॉजिकल प्रेशर लेके लोग बाकी बीमारियों को इग्नोर कर रहे हैं, जिसकी वजह से हेल्थ डाउन हो रही है और वो कोरोना से ज़्यादा डेंजरस। एग्जैक्टली, क्योंकि लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस उसके बहुत ज़्यादा हैं, खासतौर पर अगर कैंसर का डायग्नोसिस डिले हो जाए तो हमारे हॉस्पिटल्स खुले हैं। इतना डर के आपको लग रहा है कि लोगों ने रूटीन के इलाज भी कराना छोड़ दिया है, और ये नहीं सही है। हम लेकिन हमारे वॉक इन क्लिनिक्स में भी मरीज कम आ रहे हैं, हम उतने ही ले रहे हैं फिर भी, क्योंकि हमने क्राइटेरिया रिलैक्स कर दिए हैं, तो हम उतने ही इंशाल्लाह मरीजों का इलाज करेंगे इस साल। लेकिन लोग जनरली कम आ रहे हैं। एक नेचुरल बात है, लोग थोड़ा डर भी गए कि हॉस्पिटल में बिला वजह नहीं जाना जब तक कोई मसला ज़्यादा ना हो। डॉक्टर साहब, कोरोना की आपने बात की, ओवरऑल जो फैसिलिटी दी आपने कोरोना के लिए, मैंने विजिट भी किया था टेस्ट करवाने के लिए जब गए PCR का, तो मैंने ये देखा कि वहाँ पर जो हॉस्पिटल के अंदर एडमिटेड लोग हैं उनको तो फ्री किया जा रहा था इलाज सब कोरोना का। ओवरऑल कैसे मैनेज किया, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोड था, एकदम बहुत ज़्यादा प्रेशर आ गया कोरोना के हवाले से। और हमें ख़ास तौर पे ये फिक्र थी कि हमारे कैंसर के जो मरीज़ हैं वो ना मुतासिर हुए इससे, क्योंकि उनकी क़ुव्वत मदाफ़त भी कम होती है, उनमें बहुत ज़्यादा रिस्क था। तो उसके लिए हमने अपना ICU भी बढ़ाया, एक नया कोविड आइसोलेशन वार्ड बनाया। एक हमने सबसे इम्पॉर्टेंट जो स्टेप किया कि पूरे सारे स्टाफ और जितने मरीज़ आ रहे हैं हॉस्पिटल में, उनके लिए हमने एक कैंप बनाया हॉस्पिटल के कार पार्क में, कि सब पहले वहाँ जाएं, उनकी स्क्रीनिंग हो और उसके बाद वो हॉस्पिटल जाएं, ताकि अगर खुदा न खास्ता कोरोना के सिम्टम्स हैं तो उनको बाकियों से अलग रखा जाए। सो इसकी वजह से हम काफ़ी ज़्यादा, हमें जो कैंसर के पेशेंट्स में कोविड हुआ और काफ़ी को हुआ, हम उनके साथ भी उनकी भी ट्रीटमेंट जारी रख सके और कैंसर का भी इलाज साथ साथ जारी रखे। कैंसर का इलाज बिल्कुल भी मुतासिर नहीं हुआ इसकी वजह से। डॉक्टर साहब, कोविड-19 का जो टेस्ट है वो इटसेल्फ बहुत एक्सपेंसिव भी है, तो जो लोग तो अफोर्ड कर सकते हैं वो करा लेते हैं, लेकिन क्या ऐसी कैंपिंग भी की शौकत खानों ने जहाँ पर गरीबों के लिए मुफ्त जी बिल्कुल, शुरू के कोई 2 या 2.5 महीने हमने जो भी आ रहे थे पेशेंट, चाहे वो शौकत खानम के हों या ना हो, वो टोटली हमने फ्री किए। अच्छा। उसके अलावा जब पंजाब गवर्नमेंट की शुरू में अभी टेस्टिंग फैसिलिटीज इतनी ज़्यादा नहीं थी, तो वो हमें सैंपल और किट भेज रहे थे, तो वो हम वो भी फ्री कर रहे थे। यस डॉक्टर साहब, ओवरऑल देखा जाए तो ऑब्वियसली जो आपके हॉस्पिटल का सिस्टम चलता है वो ज़कात, डोनेशंस, इसकी वजह से कोरोना की वजह से कोई इसमें मसला तो नहीं हुआ, ओवरऑल ठीक रहा है? क्राफ कम तो नहीं हुआ? सो हमें इसकी भी बहुत फिक्र थी, क्योंकि ऑब्वियसली इकोनॉमी के ऊपर भी इफेक्ट हुआ है, तो हमें काफ़ी फिक्र थी कि ज़कात और डोनेशंस कम होंगी। वाला अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन उतनी ही हुई हैं जितना हमारा बजट था, थोड़ा सा कम है,
लेकिन वो इतना ज़्यादा सिग्निफिकेंट नहीं मैनेजेबल है, बिल्कुल सही। अब बड़ी ईद आ रही है और इसमें जहाँ पर आप लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं कि हमें सपोर्ट का सिलसिला जारी रखें, क्योंकि कुर्बानी की खालें, वो तो मैं तो बचपन से ही सुनती आ रही हूँ कि कुर्बानी की खानें शौकत खानम के लिए, और मतलब मुझे याद है कि घर में भी हम कह रहे होते थे, अच्छा ये शौकत खानम वाले आएंगे ना, या उनके कैंप पे जाकर देखा, इस तरह का एक कॉन्सेप्ट अवेयरनेस बचपन से ही सबके दिनों में है। अब ये बताइएगा कि इस साल या तो मुझे लगता है कुर्बानी का नंबर बहुत कम होगा, क्योंकि लोग परेशान हैं, मवेशी मंडी लगती है नहीं लगती, बहुत से अभाव हैं, उसमें शौकत खानम क्या रोल प्ले कर रहा है कि लोगों को फैसिलिटेट भी कर लें और साथ में इन बैक लोग जो हैं वो सपोर्ट भी कर लें। तो हमारा जो कैंप्स वाला सिस्टम था वो अभी भी है कि कुर्बानी अल्लाह के लिए, खाल शौकत खानम के लिए, जो आप बात कर रही थी, बट हम कोई 10 साल से ऑनलाइन कुर्बानी का कैंपेन भी चला रहे हैं, जो प्राइमरीली ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के लिए होता था कि वो ऑनलाइन हमारी वेबसाइट पे क्रेडिट कार्ड से डोनेट करके तो अपने नाम की यहाँ कुर्बानी कर सकते थे। वो अब हमने इस साल बहुत ज़्यादा एक्सपैंड किया है, क्योंकि इसका थीम भी यही है कि इस साल आप घर में रहें, महफूज रहें, और हमें ये आपके लिए कुर्बानी हम आपके लिए कर देते हैं। उसका फ़ायदा ये है कि आप घर में ही बैठे हुए ऑनलाइन बुक कर सकते हैं, या हमारे किसी कलेक्शन सेंटर या हॉस्पिटल आके बुक कर सकते हैं। कुर्बानी हाइजीनिक तरीके से एक ऑटोमेटेड इंडस्ट्री लीडिंग एक स्लॉटर हाउस है, उनके साथ हमने अरेंजमेंट की है। आप बकरा भी खरीद सकते हैं, या गाय में हिस्सा डाल सकते हैं, या पूरी गाय डाल सकते हैं, और सारा जो गोश्त है वो गरीबों में बांटा जाता है मुल्क भर में, सिंध में, बलूचिस्तान में, KPK में, और खाल जो है वो शौकत खानम को जाती है, वो जो उनके जितने भी उसका प्रोसीड्स हैं उससे फिर कैंसर के मरीजों का इलाज होता है। और अगर एक छोटा सा सवाल है मेरा, मैं थोड़ा आपको पता है बड़ा कंफ्यूज होकर सवाल पूछ लेती हूँ कि गोश्त गरीबों में बांट दिया जाता है, बट इस्लाम में एक कॉन्सेप्ट ये भी है कि 3 हिस्से करने हैं। सो ये तो ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए था कि उन्होंने कुर्बानी की और गोश्त बांट दी। यहाँ पर अगर फॉर एग्जाम्पल मैं बुक कराती हूँ और वहाँ पर जाकर रजिस्टर्ड करती हूँ, पैसे भी पे कर देती हूँ एंड एवरीथिंग, बट आई वांट कि वो मीट या तो मेरे घर पर आ जाए, मैं खुद डिस्ट्रीब्यूट करूँ या उसको करूँ, तो वो फैसिलिटी अवेलेबल नहीं? वो फैसिलिटी नहीं है। ये सारा जो गोश्त है ये गरीबों में जाएगा। बिल्कुल ठीक, यानी कि आप सवाब भी कमा लें और कुर्बानी भी करें। जी अबू सर। तो डॉक्टर साहब, जिस तरह से अब ऑब्वियसली ये क्वेश्चन बड़ा रूप इसके लिए इतने इंकरेजिंग नहीं होते लोग, क्योंकि जैसा सिमल ने भी कहा कि हम चाहते हैं कि 3 हिस्से हों, मुझे मिले रिश्तेदारों को भी, गरीबों को। ऑब्वियसली अब एक फैसिलिटी आ गई और कोरोना की वजह से इस पर लोग कंसिडर भी कर रहे होंगे, और जो पाकिस्तान से बाहर थे वो लोगों के लिए तो मजबूरी होती है, वहाँ पे है नहीं सिस्टम, तो उन्होंने तो करना ऐसे ही है, तो सब गरीबों को चला जाए, अच्छी बात है। लेकिन इसमें आपने कन्विंस कैसे किया इस दफ़ा, क्योंकि मैं कैंपेन्स के हवाले से, क्योंकि लोगों को मतलब फॉर इंस्टेंस मैंने कुर्बानी करनी है, मैं यूज्ड हूँ जाके खुद बकरा या जो भी अपना जानवर है लेके आने के लिए, उनको कन्विंस करना भी होता है, उसमें आपने इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू भी डालना है, उसमें आपने हाइजीनिक इशू भी डालना है, फिर मैनेजमेंट भी डालनी है, फिर ट्रस्ट भी डालना है, वो ऑलरेडी है, लेकिन फिर भी मजीद कुछ आपने इस पर करना होता है काम, उसके लिए क्या कर रहे हैं? सो हम ये अपनी सारी सोशल मीडिया के थ्रू भी और जनरली मीडिया पे भी ये स्ट्रेस करने की यही कोशिश करें कि इस साल ख़तरा ज़्यादा है कि मंडियों में जाने का, घुल में लोगों के करीब होने का। सो सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से, पर्सनल सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से आई थिंक बहुत ज़रूरी है कि इसको कम से कम किया जाए, और ऑनलाइन जो सिस्टम्स हैं वो उनको यूज़ करें। जहाँ तक गोश्त का ताल्लुक है, मैं रिलीजियस स्कॉलर तो नहीं हूँ, लेकिन आई थिंक जनरली जो लोग कुर्बानी करते हैं वो तो सारा साल गोश्त खा रहे होते हैं, तो आप अपना हिस्सा भी अगर किसी गरीब को दे दें तो वो ज़्यादा सवाब होगा मेरे ख्याल से। बिल्कुल। लेकिन डॉक्टर साहब, अब क्यूरियोसिटी का क्या करें? कुर्बानी की बड़ी एक्साइटमेंट होती है ना, आपको पता है कि मेरा बकरा कौन से रंग का होगा, या चलो अल्लाह की राह में जा रहे हैं, और वो हमारा एक कॉन्सेप्ट भी है ना कि क़यामत के दिन, उसके बाद आखिरत में हमें वो हमारी कुर्बानी के जानवर जो हैं वो बचाएंगे, सेहत के हवाले से कैसे होगा। फिर मुझे याद है कुछ कुर्बानी खरीदने के लिए ना दोंदा, चोगा, और फिर आप कह रही हैं मतलब ये जाके कुर्बानी का जानवर खरीदना, मैं खुद जाता हूँ जब मंडी, तो फिर मैं ये देख रहा होता हूँ ये कौन सा है, छतरा है, ये बकरा है, या फिर उसके बाद दोंदा, छतरा, खीरा, फिर डिटेल पूरी चेक करनी होती है, फिर उसके अलावा फिर वो बकरे या छतरे को पूरा चेक करना फिजिकली कैसा है, कोई मसला तो नहीं। ये क्या होगा, मतलब लोगों को मालूम कि क्या कर दिया आपने, दोंदा कर दिया, खीरा है या चोगा है, किस तरह का जानवर था, वो डिटेल कैसे हमें मिलेगी? सो आई थिंक ये अगेन ये शौकत खानम के ऊपर ट्रस्ट की बात है। हमारे माशाल्लाह इतने डोनर्स हैं, लाखों मिलियंस ऑफ डोनर्स जो हमें ट्रस्ट करते हैं अपने पैसों के साथ कि हम पैसे लेंगे और उससे गरीबों का ही इलाज करेंगे, और 25 साल से हम 75% से ज़्यादा लोगों का मुफ्त इलाज कर रहे हैं कैंसर का। तो आई थिंक वही लोग हमें ट्रस्ट करते हुए यकीन करेंगे कि जब हम कह रहे हैं कि हम इस्लामिक कवानीन के मुताबिक और हेल्थी जानवर, आपको क्लियरली बहुत ज़्यादा पता है बकरों का मेरे से,
लेकिन जो इस्लामिक प्रिंसिपल्स हैं कि जो इतनी उम्र का होना pattern चाहिए, दिया गया है, वो आप हेल्थी उसको होना follow चाहिए, करते हैं। एब्सोल्युटली। that's very और good, हमारे सही। सारे जो डोनर्स हैं आई थिंक वो हमें ट्रस्ट करते हैं और सपोर्ट करते हैं। बिल्कुल ठीक। तो एक दफ़ा फिर से बता देंगे, अगर मैंने करनी है ऑनलाइन कुर्बानी तो उसके लिए आसान तरीके का क्या होगा? सबसे आसान तो प्रॉब्ली ऑनलाइन है कि आप हमारी वेबसाइट पे जाएं, वहाँ आप क्रेडिट कार्ड के जरिए आप बुक कर सकते हैं। अगेन जो भी जानवर आपको चाहिए, जितने भी चाहिए हैं। बट अगर आप ऑनलाइन नहीं करना चाहते तो आप हमारे किसी भी कलेक्शन सेंटर में, मुल्क भर में 200 से ज़ायद हमारे कलेक्शन सेंटर से लेबॉरेटरी के, वहाँ कर सकते हैं। अगर आप लाहौर, कराची, पेशावर, जहाँ पे हमारी फिजिकल लोकेशंस हैं, वहाँ हॉस्पिटल में या हमारे डायग्नोस्टिक सेंटर्स में भी जाके तो डायरेक्टली। तो अभी से ये सिलसिला शुरू हो चुका है? हो चुका है, बहुत सारी बुकिंग्स ऑलरेडी हो चुकी हैं, बाहर से भी आ रही हैं, पाकिस्तान से भी आ रही हैं। चलिए, आई थिंक ये बात आपने बिल्कुल ठीक की। इट्स ऑल अबाउट क्रेडिबिलिटी एंड ट्रस्ट, और वो आपको ओवर द इयर्स अपने कंडक्ट से अपनी फुलफिल तब करना पड़ता है। अल्लाह ताला आपको हिम्मत दे जी, आपके इदारे को तरक्की दे कि आप गरीबों की मदद करते रहें और उनके लिए वो फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते रहें जो अपने लाइफ टाइम में शायद बिकॉज ऑफ मनी, एक मटेरियलिस्टिक चीज़ की वजह से शायद इमेजिन नहीं कर पाते। सो आई हैव पर्सनली सीन दिस सिस्टम, हाउ इट वर्क्स, इट्स अमेजिंग। ये इसी तरह से चलता रहे तो और पूरे पाकिस्तान में फैले इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच। अब एक ब्रेक लेते हैं, फिर मिलेंगे। वेलकम बैक। और जैसे कि कोरोना के हवाले से बहुत सी खबरें आ रही हैं और अब कोरोना थम रहा है, तो वहीं पर एक और चीज़ जो कि बड़ी इंटरेस्टिंग है पाकिस्तान के क्रिकेट फैंस के लिए, वो ये है कि क्रिकेट दोबारा शुरू होने जा रही है चंद दिनों में। और अब जो हमारा वेट था वो अब ख़त्म होता जा रहा है, क्योंकि अब पाकिस्तानी टीम जो है भरपूर प्रैक्टिस कर रही है और अब अनकरीब T20 भी खेलेगी आयरलैंड से। जी बिल्कुल, T20 खेलेगी पहले मैच आयरलैंड के साथ 12 जुलाई को और 12 और 14 को। उसके बाद 5 अगस्त को हमारे इंग्लैंड के साथ जो है वो सीरीज़ उसका आगाज़ हो जाएगा। लेकिन बड़ी मज़ेदार से ये पिक्चर्स और वीडियोस कल जो है वो शेयर हुई कि प्रैक्टिस हमारी टीम जो है वो कर रही है, नेट प्रैक्टिस कर रही है और फिर उसके साथ साथ मौसम भी अच्छा है तो वो एंजॉय भी कर रहे थे। अच्छा, एक चीज़ देखें आपकी स्लिप फील्डिंग में जैसे ये प्रैक्टिस कर रहे हैं ना, इतने आराम से कैच आता नहीं है। अब ये प्रैक्टिस थोड़ी सी हैवी करनी चाहिए क्योंकि इन दिनों में ये तो ऐसा लग रहा है जैसे वो कैजुअली खेल रहे हैं। कैच है और जब असल में जब उन्होंने कैच करना है तो उस टाइम इनके रिफ्लेक्सेस जो हैं बेसिकली थोड़े स्लो होते हैं। मैं फील्डिंग से पाकिस्तान से हमेशा बड़ा खफा रहा हूँ क्योंकि पाकिस्तान की टीम ने बहुत से मैचेस सिर्फ अपनी फील्डिंग की वजह से लूज कर दिए हैं और स्पेशली और स्लिप फील्डिंग जो है ना, जिस तरह ये कैचेस कर रहे हैं, इतने कैचेस मतलब मैं बचपन से देख रहा हूँ क्रिकेट में। स्लिप फील्डिंग में ऐसे होता था कि मेरा दिल करता था मैं चला जाऊँ, ये क्या हो रहा है ना। बड़े बड़े टूर्नामेंट्स में मुझे याद है कि सबसे ज्यादा अफसोस हमें ये लग जाता था कि कैच छूट गया। और उसके लिए मुझे लगता है कामरान अकमल तो बहुत ही मशहूर रहे हैं उस टूर्नामेंट्स में कि जितने कैच मुझे लगता है उन्होंने छोड़े हैं उसका भी कोई रिकॉर्ड होगा जो हमें कलेक्ट करना चाहिए। कामरान अकमल या फिर कोई और फील्डर, जो भी हमारे तमाम पाकिस्तान के जो प्लेयर्स हैं, उनमें बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि इनकी वैसे बैटिंग और बॉलिंग की स्किल्स पाकिस्तान की जो हैं वो पूरी दुनिया में मानी जाती हैं। लेकिन फील्डिंग में हमारे पास बहुत बहुत ज़बरदस्त प्लेयर्स आए, इंटरनेशनल कोचेज़ आए, लेकिन पता नहीं शायद हमारे प्लेयर्स थोड़े से क्या हैं वो हम फील्डिंग में हम कहते हैं बॉलिंग और बैटिंग ये सब कुछ है, फील्डिंग किसने करनी है शान के खिलाफ हो जाता है शायद। बट एनीवेज गुड लक जी। बहुत मुश्किल से ये टीम वहाँ गई है, बहुत से डिफरेंट ओपिनियंस के बावजूद। कुछ कहते थे जाना चाहिए, कुछ कहते थे नहीं जाना चाहिए, बट कुछ कहते थे नहीं जाना चाहिए, कुछ कहते थे जाना चाहिए, बट दे आर देयर एंड नाउ आई सपोर्ट माय टीम एंड आई रियली होप कि T20 में तो वैसे ही हम माशाल्लाह अच्छा परफॉर्म करते हैं तो हम आयरलैंड के खिलाफ जब खेलेंगे तो जीत जाएंगे। लेकिन उसके बाद जब इंग्लैंड के साथ टेस्ट सीरीज शुरू होगी तो फिर एक मुझे लगता है इंशाल्लाह। इसके साथ साथ जैसे कि आपको मालूम है एक और इशू, जैसे हमने अभी पहले भी डिस्कस किया, ईद उल अज़हा के हवाले से ऑनलाइन कुर्बानी का तो एक ऑप्शन है आपके पास। दूसरी तरफ एक ऑप्शन है जो कि बहुत से लोग मेरी तरह के जाके जाना चाहते हैं मंडी में, जाके अपना जो बकरा है या चतरा है या वट आप जो भी पसंद करें जानवर आप वो पसंद करना चाहते हैं फिजिकली। इसके लिए SOPs को हुकूमत ने कहा कि फॉलो किया जाए, इसके बगैर मवेशी मंडी नहीं लगेगी। तो अब जो मवेशी मंडी है वो कराची के सोराब कोट में मवेशी मंडी अब सज चुकी है और इसके अलावा दीगर इलाकों में भी मवेशी मंडी सज चुकी हैं। अब ये देखना है हमने कि क्या वहाँ पर SOP फॉलो हो रहा है या नहीं। और अबू सर दूसरा मानसून शुरू हो गया और मानसून में इंतजामात जो हैं मवेशी मंडियों के वो भी बड़े मैटर करते हैं। इस पर हम बात करेंगे ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन फॉर मवेशी मंडी कराची यावर रजा चावला साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम यावर साहब। वालेकुम अस्सलाम जी। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। यावर साहब कहिएगा, सोराब कोट में मवेशी मंडी सच गई है। अब गवर्नमेंट ने कुछ, जाहिर है कोविड-19 की वजह से बहुत सी चीज़ें डिफरेंट हो गई इस साल, तो गवर्नमेंट ने कुछ SOPs कुछ रिक्वायरमेंट्स बताई हैं, क्या उनको फॉलो किया जा रहा है, क्या है वो रिक्वायरमेंट, किस तरह उन पर इम्प्लीमेंटेशन होगा?
सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करूंगा 24 चैनल का, अबूजर का, सीमल आपका। अच्छा, मैं दो बातों से शुरू करूंगा। अबूजर ने पहले कहा कि ऑनलाइन का ऑप्शन अवेलेबल हमारे पास मौजूद है, लेकिन आपको ये बात अपने नज़र उसमें जहन में रखनी है कि ऑनलाइन का ऑप्शन कराची की 2.5 करोड़ की आवाम में सिर्फ 40 लाख लोग ऐसे हैं जो कि ऑनलाइन में किसी न किसी तरह से मुंसलिक हैं। वो 100 रुपए के ऑर्डर से लेके 10,000 रुपए तक के ऑर्डर करते हैं। अच्छा, और जो ऑनलाइन के कंज्यूमर राइट्स हैं पाकिस्तान में, वो बहुत आप कहें कि बहुत लो लेवल्स पे है। तो आप मंगवाते कुछ है, आता कुछ है। अब मैं वापस आ जाता हूँ अपनी मंडी के टॉपिक के ऊपर। मंडी इस वक्त भरपूर अंदाज में, ये जो कराची की मंडी है, ये 1000 एकड़ प्लस जगह पे लगाई जाती है। यहाँ पे ये गेटेड कम्युनिटी होती है, इसमें 8 गेटों पे मुश्तमिल होती है। यहाँ पे आप अपनी SOPs को इम्प्लीमेंट कराना ज्यादा आसान है, बस आपके उसके बजाय कि अगर आप शहर में छोटी छोटी जगहों पे मंडियां लगाएं। जी। अच्छा, आपको गवर्नमेंट के ऑर्डर्स ये हैं कि इस वक्त शहर में कहीं पे भी मंडियां नहीं लगेंगी। वाहिद मंडी जो कि ये सोराबकोट की सबसे बड़ी मंडी लगती है, सिर्फ ये मंडी कराची में इम्प्लीमेंट होगी लीगली तौर पे। ठीक है। इलीगल मंडियों के खिलाफ एक्शन लिया जा रहा है, गवर्नमेंट ले रही है, पुलिस भी ले रही है, रेंजर्स भी ले रही है एक्शन। ठीक है। अब आ जाते हैं मैं आपका उस बात के ऊपर कि बरसात के हवाले से हमने SOPs में क्या-क्या काम किए हैं। बरसात और SOPs पे हम बात करेंगे। बरसात के हवाले से एक और इशू है, 1000 एकड़ पे मुश्तमिल इस छोटे शहर में तमाम तर आपके जिनको कहते हैं डंकी पंप्स, उनका इंतजाम है। ठीक है। वैक्सीन, वेट डॉक्टर्स का इंतजाम है। आफ्टर जैसे आपकी बारिश खत्म होगी उसके बाद एक आपकी फ्यूमिगेशन है, उसका इंतजाम है। बेहतरीन। पानी की ड्रेनेज के लिए चैनल्स बनाए गए हैं। ये एक अबूजर और सीमल, ये एक छोटा शहर है जी। आप ये समझिए कि यहाँ 50,000 लोग रहते हैं, रिहाइश करते हैं। वो व्यापारी, वो उनके साथ आने वाले लोग जो इन 7-8 लाख जानवरों के लिए तमाम तरफ सहूलियात प्रोवाइड करते हैं या उनके साथ आते हैं। आवाज आ रही है मेरी? यावर साहब, ये पूछना था कि आपने कहा कि SOPs तो फॉलो हो रहे हैं और उम्मीद है कि फॉलो होंगे भी, क्योंकि ये दोनों की सेहत के लिए भी ज़रूरी है, जानवरों के लिए भी और इंसानों की सेहत के लिए भी। ये बताइएगा कि आपने कहा कि मवेशी मंडियां जो गैर कानूनी उन्हें हम रोकेंगे। एक और बड़ा मसला देखने में आता है बड़े शहरों में, कराची खुसूसन लाहौर, कि आपने इसके लिए कराची में क्या किया है या गवर्नमेंट के साथ बात हुई हो कि कुछ ऐसे लोग भी होते हैं वो 2-2, 4-4 बकरे लेकर या जानवर लेकर वो सड़कों पर गलियों में फिर रहे होते हैं और बेच रहे होते हैं। और ये मामला जो है उसके लिए इंतजामिया कभी भी इतनी ज़्यादा फाल किरदार अदा नहीं कर सकेगी कि वो जाकर इस तरह से सड़कों पर जाके रोकें। इसके लिए क्या प्लान बनाया आपने? अच्छा, इसके लिए हमने रिक्वेस्ट की थी क्योंकि नेटवर्क जो एडमिनिस्ट्रेटिव नेटवर्क है ना, वो सिंध पुलिस के पास है और कराची पुलिस चीफ से हमने गुलाम नबी मेमन साहब से रिक्वेस्ट की है कि वो जितने इलाका हदूद के अंदर डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर DCs भी काम कर रहे हैं, ACs भी काम कर रहे हैं, आपके इलाका लेवल के ऊपर आपके पुलिस स्टेशंस भी काम कर रहे हैं कि ऐसी मंडियां ना लगें और कोविड इससे ना फैले, क्योंकि यहाँ पे आप SOPs का ख्याल नहीं करवा सकते। बिल्कुल ठीक कहा। अच्छा, ये भी कहिएगा कि ये एक तरह से मॉडल मंडी का किरदार भी अदा करेगी। ये कराची में जो ये मंडी लगी है, कैटल मंडी, या पूरे मुल्क में अगर इस तरह इसी SOPs के बेस के ऊपर बड़े शहरों में खासतौर पर लाहौर, पेशावर, कोयटा रेप्लिकेट हो तो एक मॉडल मंडी के तौर पर अपना रोल प्ले करेगी। लेकिन अभी ईद में काफ़ी टाइम भी है और यहाँ जो जानवर लेकर आते हैं उनमें अवेयरनेस देना, उनको तमाम चीज़ों को समझाना एक बड़ा टास्क है, चैलेंज भी है। कुछ टिप्स बताइएगा कि बाकी शहर जब इसको रेप्लिकेट करें, ऑब्वियसली आपकी कुछ मीटिंग्स वगैरह तो हो रही होंगी, लोग आपको अप्रोच भी करेंगे, लेकिन हमारे थ्रू भी कुछ टिप्स बताइएगा कि कैसे ऐसी मंडी लगाई जा सके, उस पर इम्प्लीमेंटेशन हो और फिर आवाम की अवेयरनेस क्या होनी चाहिए मंडी जाने से पहले। अच्छा, मैं सीमल आपके सवाल को इस तरह से जवाब दूंगा कि ये मंडी जो आप जिसको मॉडल मंडी कहते हैं ना, ये पिछले इसकी प्लानिंग कोई 10 दिन पहले, महीना पहले प्लानिंग नहीं होती। इसकी प्लानिंग साल के उस पे होती है और ये पिछले 8-10 साल से बड़ा रेगुलर और हर साल आपको इम्प्रूवमेंट मिलती है जी। इस शहर को अब ये आपको ना पहले से सोचना पड़ेगा, आपको शहरों को अपने लिए, क्योंकि ये जरूरत है, ये एक हकीकत है, सुन्नत इब्राहिमी हर साल अदा होनी है। आपको आपके शहर की रिक्वायरमेंट के हिसाब से मंडियां सजानी पड़ेंगी और काम करना पड़ेगा। अगले साल से तो मैं कहता हूं कि सबको स्लॉटर हाउस भी बनाने हैं, वो हमारे शहर की रिक्वायरमेंट है, हमारा रोल हमें अपना प्ले करना है। और स्लॉटर हाउस हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आपके इलाके का स्लॉटर हाउस डिक्लेयर्ड हो, आपकी 5 गलियों का, 5 मोहल्लों का डिक्लेयर्ड स्लॉटर हाउस होना चाहिए। तो ये फ्यूचर प्लानिंग है।
बिल्कुल ठीक है। अच्छा बताइएगा यावर साहब, आपने कहा कि स्लॉटर हाउस की तरफ भी आप जाना चाह रहे हैं और ये बड़ा अच्छा कदम होगा मेरे ख्याल में कि अगर पाकिस्तान में ये भी इंट्रोड्यूस हो जाए प्रॉपर तरीके से, क्योंकि अगर हाइजेनिक इस तरह से कुर्बानी होगी तो उसके लिए बड़ा अच्छा है हमारे लिए भी। अच्छा ये बताइएगा यावर साहब कि आपने कहा था कि एक पूरा शहर है उसको आबाद किया, ऑब्वियसली वहाँ पर फिर सारी फैसिलिटीज़ होंगी। आपकी इस फैसिलिटी में वहाँ पर सैनिटाइज़र्स, इसके अलावा वहाँ पर डिसइंफेक्ट टनल्स, फिर ATM मशीन्स, फिर मास्क अगर कोई शख्स नहीं पहन के आता उसके लिए क्या ऐसा सिस्टम बनाया कि अगर किसी के पास नहीं है तो वहाँ पर गेट पर उसको दे दिया जाए? अच्छा, मैं आपको दो सवाल आपके हैं अबूजर। एक है कि SOPs, जी SOPs का ये है कि एक गेट जो आवाम के लिए खोला गया है उस गेट से आप एंटर नहीं हो सकते विदाउट फेस मास्क। मतलब आपके ये मास्क होगा तो आप एंटर हो सकते हैं। फिर आप सैनिटाइजेशन गेट से एंटर होंगे, थर्मल गन उसके बाद आपको आपका टेम्परेचर चेक करेगी तो आप मंडी में एंटर हो जाएंगे। उसके बाद थ्रू अनाउंसमेंट्स और हमारे जो रजाकार हैं वो आपको सोशल डिस्टेंसिंग कवर करवाते हैं। वो 1000 लोगों की टीम है जो सोशल डिस्टेंसिंग पे आपसे इम्प्लीमेंट कराती है। अब दूसरा सवाल था आपका कि छोटा शहर, मैं छोटा शहर इसलिए कह रहा हूँ कि यहाँ पे 50,000 प्लस लोग आबाद होते हैं 1.5 माह के लिए, और ये जगह एक आपकी कह लें कि बिल्कुल बेयर लैंड होती है जी। उस पे बिजली का निजाम भी टेम्परेरी होता है, उस पे रिहाइश का निजाम भी टेम्परेरी होता है, उस पे पानी का निजाम भी टेम्परेरी होता है, वॉशरूम्स हर ब्लॉक में अवेलेबल होते हैं, मसाजिद हर ब्लॉक में अवेलेबल होती हैं। तो आप ये समझे कि इन 50,000 लोगों के लिए आप एक नया शहर आबाद करते हैं। बिल्कुल ठीक, जिसके अपने चैलेंजेस भी होते हैं, जिनके अपने प्रॉब्लम्स भी होते हैं, लेकिन आप जिस तरह से बता रहे हैं और उसी तरह से ऑब्वियसली उसकी एग्जीक्यूशन भी है ऑन ग्राउंड, तो ये एक जो इतना बड़ा मुअम्मा है ना वो हल हो जाता है। और मैंने इसलिए इसको मॉडल मंडी भी कहा कि इसको फिर जब आप एक पूरा सिस्टम समझ लेते हैं, देख लेते हैं, तो उसको रेप्लिकेट करना भी आसान हो जाता है। वेल, थैंक यू सो मच यावर साहब फॉर बीइंग विद अस एंड गुड लक दिस ईयर बिकॉज ईद इज गोना बी अ लिटिल डिफरेंट। और वो डिफरेंट क्यों होगी? क्योंकि ये कहा जा रहा है कि ईद सादगी से मनाएं और SOPs को फॉलो करें, लोगों को मिलें जुलें ना, क्योंकि इससे कोरोना फैलने का खदशा है, क्योंकि ऑलरेडी कंट्रोल करने की काफ़ी कोशिश हो रही है। तो कल वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने भी कहा कि ईद सादगी से मनाएं, घरों में रहें। क्या कहा उन्होंने, आपको दिखाते हैं। मैं ख़ास पैगाम देना चाहता हूँ अपनी कौम को। बड़ी ईद आ रही है, कुर्बानी की ईद। मैं आज आप सबसे अपील करता हूँ कि वो ना हम करें जो हमने पिछली ईद में किया। पिछली ईद में हमने लापरवाही की, हमने ये सोचा नहीं कि ये एक ऐसी वायरस है कि जब लोग जमा होते हैं, ज़्यादा लोग जमा होते हैं, ये तेज़ी से फैलती है। क्योंकि हमने लापरवाही की हमारी ईद के ऊपर, उसकी वजह से बड़ी तेज़ी से वायरस फैली। उसका नतीजा क्या हुआ? हमारे अस्पतालों पे प्रेशर पड़ा, हमारा जो फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं, जो हमारे डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं, इनके ऊपर बड़ा प्रेशर पड़ा। हमारी बदकिस्मती से अमवात हुई और बड़ा पीक किया हमारी ये वायरस ने। जी, इमरान खान साहब ने क्या कहा आपने मुलाहिजा किया, और अबूजर ईद सादगी से मनाने का मैसेज तो दे दिया, लेकिन अब सवाल ये खड़ा होता है कि ईद सादगी से कैसे मनाएं। बिल्कुल, तो कैसे मनाएं? इस पर हम बात करेंगे मौलाना ताहिर अशरफी साहब से, उनसे हम बात करते हैं, उनसे पूछते हैं कि आखिर किस तरह से सादगी से मनाई जाती है, इस्लाम इस हवाले से क्या कहता है। और ऑब्वियसली पेंडेमिक भी है तो SOPs को तो हमारी हुकूमत पहले से कह रही है फॉलो करने के लिए, और अल्लामा साहब ने भी पहले कहा। तो अस्सलाम वालेकुम ताहिर अशरफी साहब। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। बहुत शुक्रिया ताहिर अशरफी साहब टाइम देने के लिए। ईद सादगी से मनाना तो कहना ऐसा लगता है कि बड़ी आसान सी चीज़ है, लेकिन लोग बड़ा कंफ्यूज भी हो जाते हैं, परेशान भी हो जाते हैं। और ईद का त्यौहार वो एक्साइटमेंट होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, आप क्या कहेंगे? कल जो वज़ीर-ए-आज़म ने मैसेज भी दिया, क्या मतलब है उसका, ज़रा बताइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। गुजारिश ये है कि अल्लाह तबारक व तआला ने इस्लाम हमें दिया है, और चूँकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं, और आपने जो निज़ाम हमें दिया वो क़यामत की सुबह तक के लिए निज़ाम है जी। इसलिए कुरान में कहा गया कि जो फजूल खर्ची करता है वो शैतान का भाई है। इन्नल मुबज़्ज़िरीन कानू इख़वान अश-शयातीन। ना हमें हुक्म है कि हम अपने हाथों को गर्दन के साथ बांध लें, यानी बुखल में आखिरी दर्जे को पहुंच जाएं, और ना ये है कि बिला ज़रूरत जो है अखराजात करें। बिल्कुल ठीक। अब जो कल इमरान खान साहब ने कहा उसमें दो चीज़ें हैं जो मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ। पहली बात तो ये है कि इस वक्त जो वबा की सूरत हाल है, तो हमें वैसे भी अपने अखराजात कम करके
कोशिश करनी चाहिए कि हम औरों की मदद करें। जी। जो उन्होंने कहा सादगी तो हमें इख्तियार करनी चाहिए। ये पिछली ईद उल फितर पे भी हमने लोगों से कहा था कि अपने नए कपड़े बनाने की बजाय ऐसे लोगों को तलाश करके कि जिनके घरों में ईद के दिन खाना भी ना हो, उनके लिए कोई बंदोबस्त किया जाए। अब यहाँ दो चीजें हैं जो मैंने अर्ज की, एक तो सादगी है और दूसरी कुर्बानी। हमारे यहाँ पाकिस्तान में एक बहुत बड़ी तादाद नफली कुर्बानी की भी होती है, यानी मैं इसाले सवाब के लिए, अपने वालदैन के लिए, अपने भाई के लिए, अपने दोस्त के लिए भी कुर्बानी करता हूँ। कुछ लोग रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए, असहाब रसूल के लिए, अहले बैत के लिए कुर्बानी करते हैं, उम्महातुल मोमिनीन के लिए करते हैं जी। तो अब जो नफली कुर्बानी है, एक अगर वो हम अपनी जो वाजिब है वो तो करें, जो फर्ज है, एक है आप पर फर्ज, वो एक कुर्बानी है एक शख्स पे जो साहिब निसाब है। एक घर में अगर 10 साहिब निसाब लोग हैं तो 10 पर है, और अगर एक है तो 1 पर है। दूसरा है नफली कुर्बानी। नफली कुर्बानी के जो पैसे हैं अगर हम वो लोगों में तकसीम कर दें जो मुस्तहिकीन हैं तो ये बहुत बड़ी नेकी होगी और इसकी अल्लाह की तरफ से अजर होगा। जो खान साहब सादगी का मेरा ख्याल है कहना चाह रहे हैं वो ये है कि हमारे यहाँ होता ये है कि जानवर लाए, गली में खड़ा कर दिया, इलाके में घुमाया, फिर माशाल्लाह जब से मीडिया ये इलेक्ट्रॉनिक आया है तो अब तो आपको पता है टीवी पे बताया जाता है इतने लाख का खरीदा, इतने करोड़ बेसिकली तारिक शरीफ साहब आपकी बात बिल्कुल सही है कि नाम रख रख कर फिर उनके ऊपर इस तरह से उनका प्रचार करना कि वो बहुत कोई बड़ा काम कर लिया, अगर आपने 10 लाख का कोई एग्जैक्टली प्राइस टैग लगा दिया, इसको नहीं करना चाहिए। इसके अलावा अलामा साहब एक और इशू है जो कि बहुत ज़ेर बहस है आजकल, जो कि हम चाहते हैं कि आप हम इसमें रोशनी डालें। ऑनलाइन कुर्बानी के हवाले से, क्या कुर्बानी इस तरह से अगर हम किसी इदारे को पैसे दे दें ऑनलाइन या किसी को पैसे देकर कहें कि हमारी इसी कुर्बानी कर दो, ज़रूरी है कि हमने वो जानवर देखा हो, उसके बगैर भी तो कुर्बानी हो सकती है या नहीं? बिल्कुल, अगर वो मोतमिद हैं, एतमाद है तो बिल्कुल किया जा सकता है कि अगर कोई इदारा ऐसा है जो एतमाद वाला इदारा हो, जैसे अभी बहुत सारे सामने आ रहे हैं, या बहुत बड़े बड़े मदारिस और मसाजिद जो माजी में कई 100 जानवर करते रहे, हजारों करते रहे जी। जरूरी ये है कि ऑनलाइन कुर्बानी एतमाद का इदारा हो। आपको पता है यहाँ तो लोग जो है हज के पैसे लेके गायब हो जाते हैं, तो आपकी कुर्बानी लाजिम ये है कि आपको उस पर एतमाद हो, और अगर वो एतमाद वाला कोई ऐसी कंपनी या इदारा है तो जरूरी नहीं है आप अपने जानवर को देखें, आप उन्हें पैसे दे दें, वो आपको वक्त बता देंगे, वो आपका गोश्त जो है अगर आप घर मंगवाए, बहुत सारे अब इस वक्त कंपनियां हम देख रहे हैं, अलबरका कंपनी आई है, कई और है, बड़े बड़े मदारस हैं, तो आप इस तरफ तवज्जो कर सकते हैं। लेकिन ये लाजिम है कि एतमाद हो, ऐसा ना हो कि आप पैसे भेज दें और पता चले कि उन्होंने 100 कुर्बानी के पैसे लिए, 10 की बाकी जो है, जो बहुत सी जगहों में ऐसा हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो कुर्बानी चूंकि वाजिब है, आप पे फरीजा है, इसको अदा करना है। इसमें थोड़ा सा ये भी बता दीजिएगा, एहतियात बिल्कुल, इसमें थोड़ा सा ये भी बता दीजिएगा, कुर्बानी के गोश्त के बारे में ये कहा जाता है कि 3 हिस्से करने हैं, एक अपने लिए, एक रिश्तेदारों के लिए, गरीबों के लिए। बहुत सी कंपनीज, क्रेडिबल कंपनीज ऐसी भी हैं जिन पर एतमाद तो होता है लेकिन वो पूरे का पूरा गोश्त गरीबों में भी बांट देते हैं, तो इससे तो कोई फर्क नहीं पड़ता ना आपकी कुर्बानी को या नीयत को या सवाब को? इससे तो आपको और सवाब मिलेगा कि आपने अपने हिस्से को भी कुर्बान करके मुस्तहिकीन तक वो गोश्त पहुंचा दिया, तो इससे तो और सवाब मिलेगा। देखें, नेकी करने में तो कोई मसला नहीं है, आप जितनी ज्यादा करते जाएं, और फिर अगर कोई कहता है नहीं जी मैंने नफली कुर्बानी के पैसे नहीं देने हैं, मैं नफली कुर्बानी करना चाहता हूं, तो ऐसे इदारों को वो पैसे दे सकता है जो गोश्त तकसीम कर दें, मोतमद इदारे हों। तो ये एक बात बड़ी वाज़ेह है कि कुर्बानी जिन पे फ़र्ज और वाजिब है, और अभी गुज़श्ता दिनों में वज़ीर दाखिला साहब से भी और वज़ीर मज़हबी अमूर साहब से भी मिला, उन्होंने भी ये कहा कि कुर्बानी पे कोई पाबंदी नहीं है, पाबंदी है कि आप SOP फॉलो कीजिए तो आप औरों को भी बचाएं। बिल्कुल ठीक। अलामा साहब बहुत शुक्रिया जी, आप हमारे साथ मौजूद थे, बहुत से लोगों की परेशानी आपने कम कर दी, कन्फ्यूजन जो अक्सर हमें हो जाती है वो दूर कर दी, और ये बात उनकी मुझे बड़ी ज़बरदस्त लगी कि ज़रूरी नहीं है कि कुर्बानी सिर्फ जानवर कुर्बान करना ही है, आप किसी की मदद कर रहे हैं अगर उस पैसे से, तो वो भी नफली कुर्बानी के जुमरे में आपको सवाब मिल जाएगा। बिल्कुल, एक ब्रेक लेते हैं फिर मिलेंगे।
जिस तरह से उन्होंने ज़िंदगी गुजारी है, तो अगर आपको उनके बारे में बताएं मज़ीद कि अहमद नदीम कासमी मगरबी पंजाब की वादी सोन सकेसर के गाँव अंगा ज़रा खुशाब में 20 नवंबर 1916 को पैदा हुए और जो उनकी खिदमात हैं वो अब तो ढकी छुपी हैं नहीं, पूरी दुनिया उनको जानती है। और ये भी आपको बताएं कि अहमद नदीम कासमी 10 जुलाई 2006 को मुख्तसर अलालत के बाद हरकत कल्ब बंद होने से 90 बरस की उम्र में इंतकाल कर गए। जी बिल्कुल। और एक उनका शेर, जितने मयार हैं इस दौर के सब पत्थर हैं, जितने अफकार हैं इस दौर के सब पत्थर हैं। उनका कलम ही था जो उनकी ज़बान, उनके ख़यालात का अफकार थी। और दौर में जब बहुत सख्तियाँ भी आईं मुख्तलिफ़ तहरीक की सूरत में, उसकी वजह से वो 2 मरतबा गिरफ़्तार भी हुए, लेकिन अपने मौक़िफ़ पर डटे रहने वाले थे। और इसके साथ साथ एक अजीम सहाफ़ी भी रहे और हमारे लिए तो ज़ाहिर है एक मशले राह है जो रहती दुनिया तक ऑब्वियसली इनको याद भी रखा जाएगा और इनके काम के हवाले से हमेशा हम जैसे लोग इनके बारे में बात भी करते रहेंगे और इनकी राह पर चलने के लिए चलने वाली इंस्पिरेशन लेते रहेंगे और सच का साथ देने की सबक जो है वो सीख जो है वो आपने जिक्र किया कि इंस्पिरेशन लेते रहेंगे। मुझे लगता है कि जो हमारी नई जनरेशन है ना वो इंस्पिरेशन उस तरह से ले नहीं रही है, क्योंकि अब हम देखते हैं जो क्वालिटी थी हमारे पोइट्स में, राइटर्स में, अदीबों में, वो नज़र नहीं आती है। और आपके पास हमारे पास एक लंबी लिस्ट है, अगर नाम लेना चाहें तो वो बहुत लंबी थी, लेकिन हुआ क्या कि अब हमारे पास वो टैलेंट उस तरह से नज़र नहीं आता। शायद उतना पढ़ते नहीं है, शायद उतना सोचते नहीं है, शायद सिर्फ एक कमर्शियल सा सिस्टम होता जा रहा है। लेकिन फिर वही होता है ना कि एकदम से आप यहाँ गए और फिर यहाँ फिर वो कंसिस्टेंसी जो है वो नहीं आती है। आई थिंक यही वो सीख है जो हमारी यूथ को लेनी भी चाहिए। बहरहाल आज के दिन की मुनासबत से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला उन्हें करवट करवट जन्नत नसीब करे और उनके दर्जात बुलंद करे। इसी के साथ हमारे पास टाइम खत्म हुआ, आपसे इजाज़त लेंगे। इंशाल्लाह अब मंडे को आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।